नमस्कार प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। तो आई होप आप सब मस्त होंगे, मजे में होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई मस्त चल रही होगी। मेरा नाम है शर्मा और अभी अपनी जो चल रही है पीवाईक्यूज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो सीरीज है उसमें भी तक मैंने चैप्टर फर्स्ट से लेके 8 तक सभी चैप्टर्स के पीवाईक्यूज यानी फिजिक्स फर्स्ट के पीवाईक्यूज अपने कंप्लीट कर लिए। आज हम शुरू करने वाले चैप्टर में नो रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के पीवाईक्यूज पिछले 11 साल के 2023 से 2013 तक। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। 2023 में क्वेश्चन फर्स्ट क्या पूछा हुआ है और ये मैं मान के चलूंगा आपने चैप्टर पढ़ा हुआ, आप यानी सारे कॉन्सेप्ट आपको साइन कन्वेंशन वगैरह चैप्टर के लिए आपको आते होंगे, तो उसी को बात को मैं ध्यान में रखते हुए यहाँ पे थोड़ा शॉर्ट में एक्सप्लेन भी करूंगा यहाँ पे सारी बातों को। तो चलिए शुरू करते हैं और ये क्वेश्चन करने के बाद आपका चैप्टर ये मानिए क्लियर हो जाएगा। अगर आपके क्वेश्चन आए तो आप बोर्ड के क्वेश्चन कर लोगे आराम से इजीली। तो क्वेश्चन फर्स्ट 2023 का एक सिंपल क्वेश्चन पूछा है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। What will be the focal length of a concave convex lens whose power is 2.5D? यानी पावर दे दिया और फोकल लेंथ पूछा, तो यहाँ पे फॉर्मूला आपके दिमाग में फॉर्मूला क्लिक करना चाहिए कि पावर और फोकल लेंथ में क्या रिलेशन है। तो पावर क्या होती है 1/f, फोकल लेंथ के व्युत्क्रम व्युत्क्रम इनवर्स के इक्वल होती है। तो P यहाँ पे गिवन है, तो P इक्वल टू 1/f होता है। तो फोकल लेंथ फाइंड आउट करें तो F यहाँ से क्या आ जाएगा, देखिए 1/p आएगा, P की वैल्यू पुट करो तो 2/5। यहाँ पे डायोप्टर गिवन है तो ये आपको यूनिट मिलेगी मीटर में, यहाँ पे तो 0.4 मीटर। तो ऐसा कोई ऑप्शन वैसे है नहीं, सारे ऑप्शन किसमें सेंटीमीटर में। तो मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना तो आप इसको क्या करोगे, 0.4 को आप 100 से करोगे मल्टीप्लाई, तो आएगा 40 सेंटीमीटर आपका आंसर रहेगा। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, इसका 40 सेंटीमीटर आंसर रहेगा। क्लियर, ये आपका क्वेश्चन फर्स्ट था 2023 का। आगे आ जाइए क्वेश्चन नंबर सेकंड, जो एक डेरिवेशन है, मिरर फॉर्मूला आपसे पूछा हुआ है। एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्या बोला, ड्रॉ ए रे डायग्राम फॉर इमेज फॉर्मेशन बाय वेरी सॉरी बाय कॉनकेव मिरर एंड एस्टैब्लिश, एक मिनट, तो देखिए क्या बोला, एंड एस्टैब्लिश ए रिलेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u, इमेज डिस्टेंस v एंड फोकल लेंथ f। यानी अपने u, v और f में रिलेशन डिराइव करना है। तो आप एक डायग्राम ड्रॉ करो, किसका, कॉनकेव मिरर का, आपको आता भी है। तो ये डायग्राम ड्रॉ कर दिया अपने, कॉनकेव मिरर जूम कर लिए, दिख रहा है आपको, ऑब्जेक्ट है ए बी, ऑब्जेक्ट जूम कर लिया। इस ऑब्जेक्ट को अपन ने सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच अपने रख लिया। आप चाहो तो इनफाइनाइट कहीं भी रख लो, मैंने सी और एफ के बीच रख के डायरेक्शन किया है। आप इधर रख लो, चाहो तो इधर रख लो, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो ये आप फिक्स कर लो कि यहाँ रख लो, ठीक है। सी और एफ के बीच में ऑब्जेक्ट को पुट कर दिया। अब क्या करना है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होती है, सभी डिस्टेंस कहां से मेजर करेंगे, पोल से, ये बात आपको पता होनी चाहिए। और इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में जो डिस्टेंस हम मेजर करते हैं वो क्या होगी, पॉजिटिव। ये वाली डायरेक्शन यहाँ पे क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी, क्योंकि रे इधर से आएगी। और इसके अपोजिट क्या रहेगी, नेगेटिव रहेगी। तो अब क्या करना है, तो देखो ये ए बी, यानी ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, यू, इसको नीचे लिखा यू, यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया, ठीक है। इसके बाद इमेज ड्रॉ करना है। तो आपको एक बात पता होनी चाहिए, ऑब्जेक्ट ऑप्टिक्स में किसी भी पॉइंट का अगर आपको इमेज ड्रॉ करना है तो उस पॉइंट से आप दो रे निकालिए। वो दो रे जहां मीट करेगी, अगर वो रियल में मीट कर रही है तो इमेज रियल बनेगा, और वो आपको अपीयर टू मीट है यानी मिलती हुई अगर प्रतीत होती है तो आपका इमेज वर्चुअल रहेगा। तो मैंने क्या किया, इस ए बी का इमेज ड्रॉ करने के लिए मैंने बी से दो रे निकाली, एक रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये पता होगा आपको कि जो रे प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल आती है वो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से जाएगी, फोकस से पास करेगी, ठीक है। एक रे में ले ली कौन सी, पोल पे। ये जो पोल पे जा रही है वो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के लॉ के अकॉर्डिंग रिफ्लेक्ट होगी। तो अगर ये एंगल आप थीटा जूम कर रहे हो तो ये भी थीटा ही होगा, ये वाला एंगल। तो ये रे यहाँ, अब ये दोनों रे जाके यहाँ मिले इस पॉइंट के ऊपर, तो ये बी की इमेज हो गई। अब क्या करना है आपको, बी से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दीजिए, तो ये आपकी ए बी की इमेज आ जाएगी, ठीक है। तो ए बी का इमेज कहाँ बना, ए डेस बी डेस बना, तो ये क्या हो जाएगी, वी इमेज डिस्टेंस हो जाएगी। क्या बात क्लियर। अब फोकस से पी के बीच का जो डिस्टेंस है वो फोकल लेंथ होता है। सारी बातें क्लियर। अब अपन रिलेशन एस्टैब्लिश करना है, तो अपन यहाँ पे ये डायग्राम ड्रॉ कर लिया अपन ने, और ध्यान रखना एरो का, ये रे आ रही है मतलब ये, और ये आपकी रिफ्लेक्टर रे, एरो का जरूर यहाँ पे स्पेशल ध्यान रखना है ऑप्टिक्स के अंदर कि किधर से रे आ रही है, किधर को रे जा रही है। उसके बाद अपने को यू वी और एफ में रिलेशन एस्टैब्लिश करना है, तो अपन दो ट्राइंगल पकड़ेंगे और दो ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव करें। जो 10th क्लास में सिमिलरिटी पढ़ रखी है, क्या कि दो ट्राइंगल के दो एंगल इक्वल होते हैं तो ट्राइंगल क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। तो अपन क्या करें, इसके लिए मैं आपको दो ट्रिक बताता हूँ जो मैंने यहाँ नोटेशन लिखे हैं, बी ए पी। तो आप फर्स्ट ट्राइंगल पकड़िए बी ए पी, यानी बाप ट्राइंगल। कौन सा ट्राइंगल, बाप ट्राइंगल पकड़ लो। इसके साथ नीचे बाप और बन रहा है, ये रो लिखा है बी डेस ए डेस पी। अब इन दोनों ट्राइंगल के अंदर ये एंगल 90 है,
ये एंगल 90 है, और ये जो एंगल है थीटा, ये भी क्या है थीटा, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो गए अकॉर्डिंग टू, मतलब बाई डबल एंगल सिमिलरिटी रूल, एंगल एंगल सिमिलरिटी रूल, दोनों सिमिलर हो गए। और सिमिलर ट्रायंगल्स की करस्पॉन्डिंग साइड क्या होती है, प्रोपोर्शनल। अभी देखो सारी बातें में डायग्राम में यहाँ समझो, नीचे सारी बातें लिखी हुई भी है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे आपको क्या लिखना है, ट्राइंगल जो बीएपी है, ट्राइंगल बीएपी किसके सिमिलर हो गया, ट्राइंगल, देखो बी के साथ क्या लेना है, बी डेस। कैसे पकड़ोगे, देखो यहाँ ए पे 90 है और पी पे 90, एक मिनट, हाँ ए पे 90 और ए डेस पे 90 और यहाँ ए पे 90, तो ए डेस के साथ, ए के साथ क्या आएगा, ए डेस आएगा और पी दोनों में कॉमन है। अब ये इस लिखने का फायदा क्या होगा, ये अपन लिखेंगे सिमिलर ट्राइंगल, मतलब करस्पॉन्डिंग साइड, तो बी ए के करस्पॉन्डिंग कौन सी होगी, बी डेस ए डेस, ए पी के करस्पॉन्डिंग आएगी ए डेस पी डेस साइड आएगी। तो ये सारी बातें लिखी हुई है। सिमिलरली नीचे सारी बातें में लिखी हुई है, एक बार समझ लो। यहीं पे एक ट्रायंगल ये पकड़ना है, इसी के साथ इसमें फायदा क्या होगा, इसमें एक तो वी फंस जाएगा, सॉरी यू फंस जाएगा। कैसे, यू होगा ना, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और वी आ गया। अपन एफ और लाना चाहते हैं, एफ किस ट्रायंगल में आएगा, तो इसको मैं रब करूँ, देखो यहाँ से एफ आपका आएगा, देखो इस ट्रायंगल, फोकल लेंथ इस ट्रायंगल में आएगी, कैपिटल एफ नहीं स्मॉल एफ, कैपिटल एफ नहीं स्मॉल एफ। तो क्या करो आप, ये ट्रायंगल कौन सा, एमपीएफ, एमपी को अपन क्या मान लेंगे, अप्रोक्सीमेटली स्ट्रेट लाइन। क्यों, क्योंकि जो अपना मिरर है, अपने जो सिलेबस में जितने भी मिरर लेंसेज है, ये एक बात समझिए, पकड़ चलिए आप, इनका एपरेचर बहुत छोटा है, यानी बहुत ही छोटे छोटे हैं। इनका अपन डायग्राम मैग्नीफाई करके बनाते हैं, एक तरह से आप समझिए क्या करते हैं, जूम करके डायग्राम बनाते हैं एक तरह से, आगे बात समझ में। तो इनका एपरेचर यानी एक तरह से स्ट्रेट लाइन, एमपी को अपन स्ट्रेट लाइन जूम करेंगे। इसका तरीका और होता है कि यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो इसको, वो भी है, मैंने वो नहीं किया यहाँ पे, ये नीचे आप बता देंगे कि एमपी मतलब इसका मिरर का एपरेचर बहुत ही छोटा है। अब क्या करो, देखिए एक ट्रायंगल पकड़िए आप एमपीएफ, इसके साथ देखो ये ट्रायंगल पकड़ो, कौन सा, बी डेस ए डेस और एफ। अब क्या करना, देखो ए डेस पे 90 है और यहाँ पी पे 90 करना, तो ए डेस के साथ पी पॉइंट लेना है, एम के साथ क्या आएगा, बी डेस और एफ दोनों में कॉमन आ जाएगा। सिमिलरली दोनों ट्रायंगल भी आपके क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। अब बस उसके बाद थोड़ी सी मैथमेटिक्स है, तो आगे चलिए, और बाकी जितनी भी वैल्यूज है, जितने भी डेटा है, वो आपको विद साइन आपको लिखना पड़ेगा। और एक बात मैं यही बताता हूँ आपको, आप चाहो नीचे देख सकते हो कि अपने पास देखो एफ पी की वैल्यू है, आगे चल के अपने को ए डेस एफ काम में आएगा। ए डेस एफ अपने पास डायरेक्ट नहीं है, तो क्या करेंगे, ए डेस एफ को अपन लिखेंगे, ए डेस एफ को अपन लिख सकते हैं, ये ए डेस एफ को, ये टोटल डिस्टेंस यानी ए डेस पी लिख दो, ए डेस पी से आप क्या सब्ट्रैक्ट कर दो, एफ पी या पी एफ सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो अपने को इसकी वैल्यू भी मिल जाएगी। यानी एक तरह से आएगा आपका ये आएगा। बाकी जो वैल्यूज है, ये यू वी और एफ की वैल्यूज आपको विद साइन पुट करनी है। इतनी बातें हो गई। अब आ जाइए नीचे थ्योरी के अंदर, जो सारी बातें लिखी हुई है। तो पहले तो हाउ टू राइट थ्योरी, तो मैंने देखो बता दिया, कंसीडर एन ऑब्जेक्ट प्लेस, है ना, ये सारी बातें आप इसमें पढ़ लेना, आपको समझ में आ जाएगा। मैं यहाँ ज्यादा टाइम खराब नहीं कर रहा हूँ। चलिए आगे आगे जो बातें कर रहे थे, ट्राइंगल बीएपी, ये दोनों सिमिलर हो गए, दोनों में 90 एंगल, ये फ्रॉम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बाय एंगल एंगल सिमिलरिटी रूल, ट्राइंगल बीएपी इज सिमिलर टू ट्राइंगल बी डेस ए डेस पी डेस। उसके बाद corresponding sides of similar triangles are proportional। सिमिलरली आपको सेकंड ट्रायंगल ऊपर समझा दिया, आपको ये सिमिलर प्रूव हो गया। और एक बात और करना, एमपी की जो वैल्यू है वो ए बी के इक्वल, आप डायग्राम में ऊपर जाके देखना, जो ये आपका एमपी है, एमपी डायग्राम में देख लो, ये जो आपका एमपी है वो किसके इक्वल है, ए बी के इक्वल है। बात क्लियर। तो ये नीचे ये बात भी नीचे आपको लिखी हुई ये मिल गई, ठीक है। उसके बाद अब इक्वेशन फर्स्ट को समझिए, इक्वेशन सेकंड को देखिए, दोनों का लेफ्ट क्या है, इक्वल है, तो राइट भी क्या होगा, इक्वल, तो दोनों को राइट को इक्वल कर दिया। आगे आ जाइए, अब ये जो एडेस एफ की वैल्यू यहाँ नहीं लिखी, मैं नीचे लिख के बता दी, पहले वैल्यूज पुट कर दी। एडेस एफ की वैल्यू देखो यहाँ, एडेस एफ को दोबारा लिख देखो बानी, अब सारी बातें आ जाइए। एपी की वैल्यू माइनस यू पुट करेंगे विद साइन, क्योंकि देखो रे इधर आ रही है और आप पी से सभी डिस्टेंस, ऑल डिस्टेंसेस आज मेजर फ्रॉम पोल, तो इधर जाओगे तो एपी की वैल्यू माइनस यू, सिमिलरली एडेस पी माइनस वी, ये एफ माइनस वी और ये सीपी माइनस आर। तो यहाँ सीपी की वजह से पढ़ नहीं रहे, लेकिन कोई बात नहीं। तो अब ये आ गया आपका सभी। तो अपने पास देखो एपी की वैल्यू अपने पास, एडेस पी की वैल्यू, पीएफ की वैल्यू अपने पास, लेकिन अपने पास एडेस एफ नहीं। तो एडेस एफ को क्या लिखेंगे, अभी आपको ऊपर बता दिया मैंने। तो एडेस एफ को एडेस पी माइनस एफ पी लिखा। अब सारी वैल्यूज आप पुट करो, माइनस यू माइनस वी, सारी वैल्यूज पुट करेंगे, इसको सोल्व करोगे आप, सिंप्लीफाई करोगे ऐसा, तो आपको ये मिलेगा। फिर दोनों तरफ यूवी से आप डिवाइड कर दो, तो आपको ये मिल जाएगा मिरर फॉर्मूला, ठीक है। 1/v प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/f। आगे यही फॉर्मूला अगर आपको रेडियस के फॉर्म में लिखना हो, वैसे तो इसमें तो यहीं तक पूछा हुआ, तो f इज इक्वल टू r/2, तो r इसकी जगह r/2 कर दो, 2 आपका ऊपर जाएगा, तो ये आ गया रेडियस के रूप में फॉर्मूला इन द फॉर्म ऑफ रेडियस। तो हो गया आपका मिरर फॉर्मूला, कई बार पहले भी पूछा हुआ था, और 23 में पूछा हुआ है।
तो डेरिवेशन में पूरा समझाने की कोशिश की, आई होप आपको समझ में आ गया होगा मिरर इक्वेशन। चलिए इससे क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट पूछा हुआ है, ड्रॉ ए रे डायग्राम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू ए ट्राइंगुलर ग्लास प्रिज्म, यानी आपको जो ग्लास प्रिज्म का रे डायग्राम ड्रॉ करना है। इफ प्रिज्म एंगल इज ए एंड प्रिज्म एंगल इज ए देन डिड्यूस द रिलेशन म्यू। होता है म्यू क्या बोलते हैं आपके, या तो नोट्स में एन से दिखाते होंगे, ईटा इसको बोलते हैं, या म्यू से, ये म्यू या ईटा इसको एन ही बोलते हैं जनरली। क्या होता है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स का जो फॉर्मूला होता है, ये आपके प्रैक्टिकल के अंदर भी है कि ये जो फॉर्मूला आता है म्यू इज इक्वल टू एन इज इक्वल टू साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई टू अपॉन साइन ए बाई टू, वेयर ए इज द एंगल ऑफ प्रिज्म एंड डेल्टा एम क्या होता है, मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन। मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन इसको बोलते हैं, मिनिमम एंगल डेविएशन, मिनिमम डेविएशन भी इसको बोलते हैं। ये आपका 4 मार्क्स का क्वेश्चन था बोर्ड एग्जाम 2023 के अंदर। वेयर म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से बोला हुआ ये ऑफ सब्सटेंस ऑफ प्रिज्म एंड डेल्टा मिनिमम डेविएशन या मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन या मिनिमम डेविएशन, कोई बात नहीं। चलिए तो यहाँ पे ये सबसे डायग्राम ड्रॉ कर दिया, ये ट्राइंगल हमने ड्रॉ कर लिया प्रिज्म, यानी इसका फ्रंट व्यू बना दिया अपन ने। ये पीक्यू क्या हो गई, देखिए इंसिडेंट रे हो गई। यहाँ पे अपन क्या ड्रॉ करेंगे, नॉर्मल। नॉर्मल क्या होता है, परपेंडिकुलर टू सरफेस होता है। नॉर्मल कैसे बनाते हैं, परपेंडिकुलर टू सरफेस ड्रॉ करते हैं। तो ये फिर आपकी यहाँ पे रे रिफ्लेक्ट होगी, देखो ये ऐसे जाना था लेकिन ड्यू टू प्रिज्म ये ऐसे आ गई। उसके बाद देखो वापस ये क्या हो गई, मतलब एक तरह से बाहर रेयर मीडियम अंदर डेंसर मीडियम, तो ये टुवार्ड्स नॉर्मल बैंड हो गई। टुवार्ड्स नॉर्मल क्या हो गई, बैंड हो गई। उसके बाद वापस देखो आगे रेयर मीडियम के अंदर, तो ये अवे फ्रॉम, देखो यहाँ पे क्या ड्रॉ करें, नॉर्मली डैश डैश क्या नॉर्मल लिखा हो, नॉर्मल आर नॉर्मल क्यू। नॉर्मल कैसे ड्रॉ करते हैं, नॉर्मल कैसे ड्रॉ करता है, परपेंडिकुलर टू सरफेस, परपेंडिकुलर टू सरफेस ड्रॉ करते हैं। तो ये अवे फ्रॉम नॉर्मल बैंड हो गई, तो ये आपकी होगी। इसको इमर्जेंट रे बोलते हैं, इसको इंसिडेंट बोलते हैं। ये आपका आई हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, ई को बोलते हैं एंगल इमर्जेंट एंगल, और डेल्टा होता है, डेल्टा को बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। ये क्या हुआ, देखो ये थी आपकी इंसिडेंट रे और ये इमर्जेंट रे को मैंने पिच प्रोड्यूस किया, तो ये जो एंगल है इसको बोलते हैं डेल्टा, मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन। तो ये सारी बातें यहाँ लिखी हुई है। ए प्रिज्म एंगल, डेल्टा एंगल ऑफ डेविएशन, आई एंगल ऑफ इंसिडेंस, ई इमर्जेंट एंगल, पी क्यू इंसिडेंट रे एंड आर एस, ये रहा देखो पी क्यू आर एस, ये आर एस इमर्जेंट रे हो गई। अब उसके बाद क्या करना है आपको, उसके बाद अपन डेल्टा आई और ई में रिलेशन निकालेंगे, फाइंड आउट करेंगे। तो डेल्टा में से आता है आई प्लस ई माइनस ए, कैसे आता है वो देख लेते हैं। ये सारी बातें अभी आगे काम में आएगी, इसलिए करना ही पड़ेगा अपने को। तो इसके लिए क्या कीजिए आप, इतना तो क्लियर है, ये नॉर्मल है, ये आपका एंगल ये 90 होगा, ठीक है, ये नॉर्मल ये एंगल 90 होगी, बात है। तो ये आप एक क्वाड्रिलेटरल पकड़ लीजिए, कौन सा क्वाड्रिलेटरल, ए क्यू, ये एन और ये आर। तो ये एंगल अज्यूम किया R1, तो ये जो एंगल हो जाएगा I माइनस R1। ये एंगल अज्यूम किया R2, तो जो ये वाला एंगल है, ये वाला कौन सा, ये वाला, ये हो जाए E माइनस R2, क्योंकि ये पूरा E है, तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो पूरा E होगा, तो इसमें से नीचे वाला R2 को हटा देंगे, तो माइनस कर देंगे, तो आपको ये E माइनस R2 मिल जाएगा। तो ये आपकी सारी बातें थोड़ा सा आप इसमें पढ़ सकते हो। देखो ये थोड़ा जूम कर मैं दिखाऊं, तो ये नीचे क्या था आपका, नीचे R2 है, ये R2 हो गया, ये E माइनस R2 हो गया, ये R1, तो ये पूरा I होगा, तो ये पूरा I होगा। तो ये ऐसे समझ में आ गया। आई होप इतनी बातें आप जानते हो, थोड़ी बेसिक मैथमेटिक्स है। चलिए तो अब ये बातें, तो अपन क्या पकड़ेंगे, क्वाड्रिलेटरल, कौन सा, ये ए क्यू एन आर आ जाइए। तो क्वाड्रिलेटरल के सभी एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो ये आप करोगे तो यहाँ पे एंगल ए, फिर 90, क्यू एन आर ये वाला एंगल है, ये होगा देखो 180 माइनस, भाई देखो नीचे क्या बन रहा है, ये ट्रायंगल बन रहा है ना यहाँ पे ये वाला, तो ये R1 या R2 एंगल आ जाएगा 180 माइनस R1 प्लस R2, क्योंकि ट्रायंगल के तीनों सम का एंगल होता है 180 डिग्री। तो इसमें से R1 R2 अपन ने सबट्रैक्ट कर दिया, तो आएगा 180 माइनस R1 प्लस R2। तो ये सारी बातें यहाँ से आ जाएगी। तो यहाँ से एक तो ये मिल गया आपको, और कहां से, ये क्वाड्रिलेटरल से A इज इक्वल टू R1 प्लस R2। उसके बाद फ्रॉम ट्राइंगल, जो आपका ये फ्रॉम ट्राइंगल MQR देखिए कैसे, इतना तो क्लियर है ना, इतना समझ में आपको आ गया होगा कि QNR 180 माइनस R1 प्लस R2 हो गया, पहले क्वाड्रिलेटरल और यहाँ से E आ गया। उसके बाद ये जो एंगल डेल्टा है ना, ये जो ट्राइंगल QMR बन रहा है, इसका क्या है, एक्सट्रीम एंगल है। तो जो डेल्टा होगा वो इसके इंटीरियर एंगल यानी I माइनस R1 इसके और इसके इक्वल होगा, प्लस E इनके सम के इक्वल होगा। तो ये बात यहाँ लिखी हुई है, तो ये आपका यहाँ लिख दिया, ठीक है, I माइनस R1 प्लस E माइनस R2। फिर R1 प्लस R2 इक्वेशन फर्स्ट से क्या A के इक्वल, तो ये आपका आ गया डेल्टा इज इक्वल टू I प्लस E माइनस A। क्लियर है, चलिए आगे चलिए। उसके बाद ग्राफ ड्रॉ करना है, ग्राफ भी अलग से ही पूछ सकता है और यहाँ भी काम में आएगा। तो ग्राफ कैसा बनता है, तो देखो शुरू में क्या होता है, ये आपका प्रैक्टिकल के अंदर भी है प्रिज्म का, आप शुरू में एंगल ऑफ इंसिडेंस को अगर इंक्रीज करोगे तो आपका
डेविएशन एंगल क्या होगा, इन डिक्रीज होगा और फिर उसके बाद क्या होगा, बढ़ना शुरू होगा ऐसे। तो ये ग्राफ ऐसा बनता है, ठीक है। हालांकि सिमेट्रिक नहीं है, जितना इधर है उतना इधर कुछ ऐसा ज्यादा होता है वैसे, ठीक है। तो ये ग्राफ आ गया और इस वैल्यू के ऊपर इसको बोलते हैं डेल्टा, मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन। और यहाँ पे मिनिमम डेविएशन के ऊपर डेल्टा यानी आपका इंसिडेंस एंगल और इमर्जेंट एंगल दोनों क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। यहाँ पे अपना एक्स एक्सिस का इंसिडेंट एंगल है और यहाँ पे एंगल ऑफ डेविएशन है। आगे बात समझ में। अब आपको जो फॉर्मूला ड्राइव करना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, वो ड्राइव करना होगा इस कंडीशन में, मिनिमम डेविएशन के केस में ड्राइव करना है। तो मिनिमम डेविएशन के केस के अंदर डेल्टा को आपको डेल्टा एम पुट करना है और आई को आपको ई लिखना है और R1 को R1 और R2 को दोनों को इक्वल अज्यूम करना है, ठीक है। जो R1 R2 कौन से, R1 R2 आपके ये वाले जो एंगल है ये दिख रहे होंगे आपको, ठीक है। तो आगे आ जाइए। तो उसके बाद ये फॉर मिनिमम डेविएशन, ये जो मैंने बातें बताई, डेल्टा एम के इक्वल, आई ई के इक्वल और R1 R2 को दोनों को अपन इक्वल करके R अज्यूम कर लिया। अब इक्वेशन जो सेकंड था आपका क्या था, A इक्वल टू R1 प्लस R2, वहां R प्लस R पुट कर दो, यहाँ R। अब क्या करना है आपको, स्नेल्स लॉ अप्लाई करना है। तो आपको I और R की वैल्यू डेल्टा एम और A के फॉर्म में, A की टर्म्स में फाइंड आउट करना है। तो यहां से जो R आ जाएगा वो A/2 आ जाएगा। इक्वेशन फर्स्ट से जो आपका फ्रॉम इक्वेशन थर्ड डेल्टा इज इक्वल टू आई प्लस ई माइनस है, तो आप क्या करो, ई को भी आई पुट कर लो, तो यहां से और डेल्टा को डेल्टा एम पुट कर लो। कहां से, इक्वेशन थर्ड के अंदर। तो यह आपको यहां से आई मिल गया, डेल्टा एम प्लस आई, यहां से सोल्व करने के बाद आई आ गया ए प्लस डेल्टा एम बाई 2। क्लियर है। अब आप लगा दो स्नेल्स लॉ, क्या होता है, एन या म्यू इसको साइन आई अपॉन साइन आर, आई की वैल्यू पुट कर दो ए प्लस डेल्टा एम बाई 2 और आर की वैल्यू ये जो अपनी अभी ऊपर आई थी A/2 पुट कीजिए, तो आपको ये फॉर्मूला मिल जाएगा, साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई 2 अपॉन साइन A/2। थोड़ा सा स्क्रीन पे समझाना मुश्किल हो पाता है, लेकिन मैंने कोशिश कर रहा हूँ और आप समझ में आ रहा होगा। थोड़ा सा डायग्राम को आप जूम करके एनालिसिस करें, उसमें सारी बातें लिखी हुई है। तो ये थे बोर्ड एग्जाम 2023 के तीनों क्वेश्चन, 2 डेरिवेशन और एक सिंपल न्यूमेरिकल यहाँ से पूछा हुआ था। आगे आ जाते हैं बोर्ड एग्जाम 2022 में। 2022 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिख गया होगा क्या, ड्रॉ ए ग्राफ बिटवीन एंगल ऑफ इंसिडेंस आई एंड एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा फॉर ट्रायंगुलर प्रिज्म। अभी मैंने ड्रॉ किया तो ये ग्राफ बनता है, देख लिया अपन, ऐसा तो भी इसको कर ही लिया अपन कि एंगल ऑफ इंसिडेंस को एक्स एक्स पे आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस है और आई एक्स पे आपका एंगल ऑफ डेविएशन है, ठीक है। तो शुरुआत में क्या होता है, इंसिडेंस एंगल बढ़ाने पर एंगल ऑफ डेविएशन डिक्रीजेस, उसके बाद क्या होगा, इंक्रीजेस, बढ़ेगा। तो ये ग्राफ हो गया। सेकंड क्वेश्चन यहाँ से, जो यहाँ पे फिर से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, क्या बोला है, इफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम फर्स्ट विद रेस्पेक्ट टू रेयर मीडियम 2, यानी यहाँ पे डेंसर कौन सा फर्स्ट मीडियम और रेयर कौन सा सेकंड मीडियम, इज N1 2 ऐसा बोला है, ठीक है, 1 का 2 के रेस्पेक्ट में। एंड क्रिटिकल एंगल फॉर दिस पेयर ऑफ मीडिया इज IC, क्रिटिकल एंगल क्या बोल रहा है, IC बोल रखा है। देन करेक्ट रिलेशन बिटवीन N12 एंड IC, तो अपन जानते हैं जो क्रिटिकल एंगल क्या होता है, n इज इक्वल टू 1 अपॉन क्या होता है, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम आपका होगा ना, जो TIR टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, वो कब पॉसिबल होगा कि जब लाइट जाए डेंसर टू रेयर मीडियम के अंदर। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम क्या होता है, n इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन IC तो होता है। तो यहाँ पे क्या N12 इज इक्वल टू साइन अपॉन 1 अपॉन साइन IC, 1 अपॉन साइन IC, तो आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट। ये आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का फॉर्मूला ही पूछा हुआ है, इसको आपको मैं याद करना बताता हूँ। जो साइन IC होता है इसको ऐसे याद रखना आप, जैसे N1 यहाँ पे N1, जैसे इसी की बात करें अपन, या एक बोल दो, मैं लिख रहा हूँ N1/N2, तो ऊपर होता है ना वो होता है छोटा वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और नीचे होता है बड़े वाला रिफ्रैक्टिव, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयर अपॉन डेंसर, छोटा ऊपर आता है बड़ा नीचे जाता है, ठीक है। तो यहाँ से तो ये आपका मतलब ये सीधा फॉर्मूला था आपका, क्लियर है। आगे आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड जो यहाँ से पूछा हुआ है, वो एक यहाँ से डेरिवेशन पूरा सिंपल सा, कौन सा, फोकल f इज इक्वल टू R/2। क्वेश्चन नंबर थर्ड, इफ द फोकल लेंथ, देखो आगे देखना, अभी क्वेश्चन नंबर टाइम लग रहा है, आगे जब आप देखोगे ना बहुत सारे क्वेश्चन आपको रिपीटेशन मिलेगा, जो इन्हीं का रिपीटेशन। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, इफ द फोकल लेंथ ऑफ ए कॉनकेव मिरर इज f, कॉनकेव मिरर की बात कर रहे हैं, एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर इज r, यानी फोकल लेंथ f है और रेडियस ऑफ कर्वेचर का कैपिटल R है, देन प्रूव द रेडियस ऑफ कर्वेचर इज ट्वाइस द फोकल लेंथ, यानी आपको ये प्रूव करना है रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ, फोकल लेंथ की ट्वाइस है, डबल है इसकी, 2 गुना है, ये अपने प्रूव करना है। इसको ये भी प्रूव करवा सकता है कि जो प्रूव की फोकल लेंथ होती है वो
r/2 रेडियस ऑफ कर्वेचर की हाफ होती है। ऐसा भी प्रूफ, यही बात है, वो एक ही रिलेशन है, एक ही डेरिवेशन। कई बार f इज इक्वल टू r/2 प्रूफ करवाता है और कई बार r इज इक्वल टू f प्रूफ करवाता है। तो देखिए आगे, तो यहाँ पे ये मैंने डायग्राम ड्रॉ किया, इस डायग्राम को थोड़ा समझ लीजिए, आगे तो बहुत आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे सारी बातें, ये कॉनकेव मिरर ड्रॉ कर लिया अपन, ये वाला ए बी, बात क्लियर। ए मैंने इसको क्या बोल दिया यहाँ, ये अपन एक इंसिडेंट रे जूम कर ली, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से पास हो रही है, इतनी बातें क्लियर। ये फोकल लेंथ हो जाएगी, कहां से, पोल और फोकस के बीच का डिस्टेंस क्या होता है, फोकल लेंथ, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब आगे बात कराते हैं, एक बात और ध्यान रखना, जो भी आपका स्फेरिकल सरफेस होता है उसका जो नॉर्मल होता है, उसका जो नॉर्मल वो कहां से पास करेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगा, ये बात ध्यान रखना। और जहां पे होगा रिफ्लेक्शन वहां पे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन वैलिड रहेंगे, चाहे सरफेस प्लेन हो चाहे स्फेरिकल हो। तो देखो यहाँ क्या हो रहा है, इस रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो मैंने यहाँ ये ड्रॉ कर दिया नॉर्मल, ठीक है। ये कहां से पास करेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। अगर मैं ये एंगल थीटा जूम करता हूं तो ये भी कितना होगा, थीटा, क्यों, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, होता है कि नहीं होता, बात क्लियर। अब यहाँ पे तो ये एंगल थीटा, ये भी थीटा, अब ये भी थीटा होगा, कैसे, ये अल्टरनेट एंगल बन रहा है, जेड के अंदर जो एंगल होता है वो क्या, अल्टरनेट एंगल, ये थीटा तो ये भी क्या हो जाए थीटा, तो ये थीटा। उसके बाद देखिए ये जो एंगल है, देखो या तो ऐसे देख लो, ये पूरा हो जाए थीटा प्लस 2 थीटा, तो ये भी आपका 2 थीटा आ जाएगा, बात क्लियर है, एंगल वही अल्टरनेट एंगल। अब करना है क्या इसके अंदर, करना यही है, एक बार आपको ट्राइंगल, या तो देखो ये लिख दो कि ये बीपी को आप स्ट्रेट लाइन अज्यूम करो, जैसे मैंने अभी ऊपर मिरर इक्वेशन में करके अपन आए हैं मिरर फॉर्मूला के अंदर, या फिर इसका एक उपाय और है, आप बी से यहाँ पे डी, ये बी डी अपन ने परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया। अब आपको क्या करना है, थ्योरी आप बता देंगे, भी लिख लेना, इसमें पड़ी हुई है। एक बार आपको ट्राइंगल करना है, कौन सा, ये नाम में कुछ आगे पीछे हो सकता है, सी डी बी या बी डी सी, इसमें आपको निकालना है टेन थीटा, ठीक है। दूसरा ट्राइंगल पकड़ना आपको, ये देखो, एक तो पूरा ट्राइंगल ये वाला, कौन सा, बीडीसी, जो भी है ना, सीडीबी बीडीसी जो भी अभी लिखा हो जो पढ़ लेंगे, और एक ट्राइंगल पकड़ना आपको बीडीए पकड़ना है, दोनों में टेन निकालना है और टेन को छोड़ देना है। क्यों छोड़ देना है, मतलब यहाँ पे एपरेचर स्मॉल होगा तो एंगल जो थीटा वो भी छोटा होगा, स्मॉल होगा, और जब एंगल छोटा होता है ना तो टेन थीटा को अपन अप्रोक्सीमेटली क्या लिखते हैं, थीटा लिखते हैं। साइन थीटा को अप्रोक्सीमेटली अपन क्या लिखते हैं, थीटा ही लिखते हैं। ये आपको बात पता होनी चाहिए। तो यही बातें यहाँ पे है, ये सारी बातें यहाँ पे थ्योरी में लिख रखी है। फोकल लेंथ है, आर रेडियस ऑफ कर्वेचर है, और सी क्या, लेट सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये सारी बातें इसमें आप थोड़ा सा पढ़ लेना, मैं भी समझाऊंगा, टाइम अपन खराब क्यों करें। थ्योरी कैसे लिखनी आती है एग्जाम में, वो भी मैंने यहाँ पे लिख के दे रखा है। ये एंगल थीटा होगा, ये 2 थीटा होगा, सारी बातें बता दी। अब यहाँ ट्राइंगल बीसीडी बोल रहा है, तो बीसीडी में आगे कोई बात नहीं, इसमें ऐसे ले लिया बीसीडी। अब बोलने आता रहेगा वो तो कोई सा पढ़ लो, ट्राइंगल बीसीडी बीडीसी, तो आपको 10 लगाना है। क्या लगाना है, 10 लगा दिया। उसके बाद देखो ये सारी बातें, हियर मिरर इज ऑफ स्मॉल एपरेचर देन थीटा इज वेरी स्मॉल देन tan थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू थीटा। अप्रोक्सीमेट ऐसे ये होता है, अप्रोक्सीमेटली, या तो ऐसे दिखा दो या ऐसे भी दिखा सकते हैं, अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू थीटा। थीटा की वैल्यू यहां से आगे BD अपॉन FD। उसके बाद इन ट्राइंगल BFD में लगा दो tan टू थीटा, और थीटा यहाँ पे स्मॉल कर दिया, ये आ गया इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन इक्वल कर दो। अब ये सारी वैल्यूज यहाँ पे BD कट गया, अब CD और FD आ गया। CD किसके इक्वल होगा, CD आपका R के इक्वल हो जाएगा। और यहाँ पे साइन कन्वेंशन की बात करनी, -R है कॉनकेव मिरर के लिए, -F, चाहे कॉनकेव हो चाहे कॉन्वेक्स, फॉर्मूला F इक्वल टू R/2 होता दोनों के लिए। अगर ये कॉनकेव कॉन्वेक्स होता तो उस केस में क्या होता, उस केस में कुछ ऐसा हो जाता, इधर आपका, इधर आता R और F, इधर आता, तो उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं था। तो ये आपका आ गया रिलेशन R इक्वल टू 2/F, या इसी को कई बार F इज इक्वल टू लिखा हुआ नहीं है क्या, लिख देना चाहिए था। इसी को क्या लिख सकते हैं, F इज इक्वल टू R/2 भी लिख सकते हैं, हाँ या ना। तो ये अगर आपसे एक फोकल लेंथ किसी मिरर के लिए, आपसे फोकल सिंपल मिरर भी बोल सकता है कि मिरर के लिए फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर रिलेशन एस्टैब्लिश कीजिए, तो F इज इक्वल टू R/2 या R इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ F। यहाँ से न्यूमेरिकल भी बोर्ड में बहुत बार आ रखे हैं, या तो R की वैल्यू देके F की वैल्यू पूछेगा, या F की वैल्यू देके R की वैल्यू भी पूछता है। फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। अब आगे इसके न्यूमेरिकल भी अपन सोल्व करने वाले हैं। चलिए हो गया, आगे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोर्ड एग्जाम 2022 का क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे एक सिंपल सा न्यूमेरिकल है। क्या बोल रखा है, इफ ए concave lens of 25 centimeter focal length is placed in contact with a
कॉन्वेक्स लेंस और 20 सेंटीमीटर, यानी कॉनकेव है 25 का, इसकी फोकल लेंथ नेगेटिव होती है, पता होना चाहिए। यानी जो फॉर्मूले उनमें वैल्यूज अपन विद साइन पुट करते हैं। और दूसरा कॉन्वेक्स लेंस है, उसकी फोकल लेंथ 20 यानी +20 रहेगी। देन कैलकुलेट द पावर ऑफ द लेंस, पावर ऑफ द कंबाइंड लेंस फॉर्म बाय दिस कॉम्बिनेशन, यानी आपको पावर निकालनी है। तो बच्चों पावर के लिए पहले आपको इस कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो पावर तो फिर P = 1/f करके अपने आप ही आ जाना है। तो फर्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट फोकल लेंथ ऑफ दिस कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पे गिवन डेटा जो गिवन है, फोकल लेंथ ये लिख दिया ना, एक को इसका कॉनकेव की f1 अज्यूम कर लो, f2 आ गई, तो ये फॉर्मूला होता है, वैल्यूज पुट करो f1 और f2 की, ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। मतलब कंबाइन लेंस का जो फोकल लेंथ का फॉर्मूला 2 है तो 2 की तरह ऐड करते हैं, 3 है जिसमें तीसरा और ऐड करते हैं, और यहाँ ध्यान रखना f1 f2 f3 की वैल्यूज विद साइन पुट करते हैं। तो साइन वैल्यूज पुट करेंगे। अब ये न्यूमेरिक कैलकुलेशन ये आप इजीली आप मेरे हिसाब से सोल्व कर सकते हो। एलसीएम लेने का तरीका बता रखा आपको, किसी बाय वाला बच्चों दिक्कत आती है एलसीएम के अंदर। तो जब ये दो फ्रैक्शन आते हैं ना, तो इसको आप इससे करना मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करके नीचे दोनों वालों को मल्टीप्लाई कर दिया करो। ये यहाँ पे किया हुआ भी है, मैंने ऐसे ही कर रखा, देखो सोल्व कर लो। ये आपकी पावर आ गई, वो फोकल लेंथ आ गई, कितनी आ रही है, ये आ रही है आपकी 100 सेंटीमीटर। अब आप ध्यान रखना कहीं P = 1/f सीधा ही 1/100 मत कर देना, नहीं तो आंसर आपका 0.01 आ जाएगा, गलत हो जाएगा। अगर आपको पावर निकालनी है तो जो फोकल लेंथ आ रही है, पावर निकालनी है वो डायोप्टर के अंदर, पावर का ऐसा यूनिट क्या होता है डायोप्टर होता है। तो यहाँ जो फोकल लेंथ है इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेना, ये ध्यान रखना, गलती नहीं कर देनी है, ऐसा यूनिट में बात करनी है पावर के लिए। और पावर का फॉर्मूला क्या होता है, 1/f होता है। तो ये 1/f, f 1 मीटर, 100 सेंटीमीटर = 1 मीटर, तो पावर यहां से आएगी 1 डायोप्टर। ठीक है, ये पूछ रहे ये जो कॉम्बिनेशन किसकी तरह बिहेव करेगा। तो बच्चों अगर पावर इसकी या फोकल लेंथ कॉम्बिनेशन की पॉजिटिव आती है तो पॉजिटिव होती है कॉन्वेक्स लेंस की, तो जो कॉम्बिनेशन है बिहेव्स एज ए कॉन्वेक्स लेंस। और अगर ये फोकल लेंथ कॉम्बिनेशन की और पावर, फोकल लेंथ अगर नेगेटिव है तो पावर भी नेगेटिव होगी, तो फिर ये बिहेव करता कॉनकेव लेंस की तरह। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो ये था क्वेश्चन नंबर, एक छोटा सा सिंपल सा न्यूमेरिकल। आगे आ जाइए क्वेश्चन नंबर 5, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। बोर्ड में बहुत बार पूछा हुआ है और बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, इस चैप्टर में क्या क्या इंपॉर्टेंट है बता देंगे लास्ट के अंदर चल के, इन्हीं में से कोई बड़ा क्वेश्चन रिपीट होने वाला है, बता देंगे। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप आपसे यहाँ पूछा हुआ है, डेरिवेशन क्या होता है, तो चलिए शुरू करते हैं। कंपाउंड माइक्रोस्कोप बोर्ड एग्जाम 2022 के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे पूछे। ये लॉकडाउन के टाइम का पेपर था, उस टाइम शायद 9 ही चैप्टर थे, बाकी 5 चैप्टर रिमूव कर रखे थे बोर्ड ने, तो यहाँ से क्वेश्चन थोड़े ज्यादा आ रखे। ये भाई बोर्ड एग्जाम 2022 में लॉकडाउन जो कोरोना था उसके वजह से सिलेबस थोड़ा सा कम हो रखा था, क्योंकि स्कूल लेट सितंबर में स्टार्ट हुई थी, 1 सितंबर 21 से शुरू हुआ था। हो तो चलो गया वो टाइम। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, व्हाट इज मीन बाय कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या, उसके बारे में बताना, थोड़ा सा 2 लाइन लिख देनी। फिर ड्रॉ ए रे डायग्राम ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ एन इमेज बाय ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप, यानी आपको इसका डायग्राम ड्रॉ करना है, रे डायग्राम, इसका जो कंस्ट्रक्शन आपको ड्रॉ करना है। फिर क्या बोला है, ब्रीफली डिस्क्राइब इट्स वर्किंग, यानी इसकी वर्किंग आपको बतानी है। कंस्ट्रक्शन भी आपसे यहाँ पे पूछ सकता है, इसका मतलब जो एक्सपीरियंस का कंस्ट्रक्शन कैसा हो, क्या इसमें होता है, वो भी आगे पूछा, मैंने वो आगे बता रखा है। उसके बाद क्या बोल रखा है, एंड ड्राइव द फॉर्मूला फॉर इट्स टोटल मैग्निफिकेशन, इसका जो मैग्निफिकेशन का जो फॉर्मूला है वो भी अपने को यहाँ पे ड्राइव करना पड़ेगा। चलिए आगे आ जाइए। तो पहले यहाँ पे कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या होती है बता दिया। एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज एन ऑप्टिकल डिवाइस यूज्ड टू सी मैग्नीफाई इमेज ऑफ ए टाइनी ऑब्जेक्ट्स। रे डायग्राम में क्या है, तो रे डायग्राम में यहाँ पे 2 लेंस होते हैं जो एक ट्यूब के ऊपर लगे होते हैं पाइप के अंदर, ठीक है, जो एक दूसरे के अंदर रेक और पिनियन के थ्रू आगे पीछे मूव कर सकते। रेक एंड पिनियन गियर होता है छोटा सा, ठीक है, जो आपका जो एक तरह से रोटरी मोशन है उसको स्ट्रेट लाइन मोशन में कन्वर्ट करने का प्रोसेस है रेक एंड पिनियन अरेंजमेंट, तो भी बता देंगे आपको। तो इसमें 2 लेंस है। फर्स्ट जो लेंस है ये आपका ये ऑब्जेक्टिव लेंस होता है, ये ऑब्जेक्ट की ओर होगा, इसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस। इसका एपरेचर, इसकी फोकल लेंथ बहुत छोटी होती है, और ये होता है आई के और लेंस को आईपीस लेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आईपीस लेंस बोलते हैं। बात के लिए तो पहले इसको डायग्राम में समझाता हूं, आगे थ्योरी भी समझा देंगे। तो देखिए यहाँ पे इतना समझ में आ गया। ऑब्जेक्टिव लेंस यहाँ पे क्या होगा, स्मॉल एपरेचर का, और जो आईपीस है इसका एपरेचर इसके ज्यादा बड़ा नहीं है, इसके कंपेरेटिवली में, इसके कंपेरिजन में बड़ा है, यही है। तो यहाँ पे
ये हो गया ऑब्जेक्टिव लेंस। और ये यहाँ पे जो ट्यूब होती है वो यहाँ पे इसमें दिखा नहीं रखी, इसके आगे पीछे ये जा सकती है, मूव कर सकती है। अब यहाँ पे सारी बातें समझिए। अपन क्या करते हैं, ये एक लाइन खींचना, ये ऑब्जेक्टिव, ये आईपीएस लेंस ड्रॉ करना। अब आगे कहानी समझिए। इसके अंदर ऑब्जेक्ट को अपन ये एक तरह से कॉन्वेक्स लेंस है, दोनों के दोनों कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है। अपन क्या चाहते हैं, इमेज अपने बड़ा बने और रियल भी बने। तो अपन क्या करेंगे, जो आपका ऑब्जेक्ट उसको क्या रखते हैं अपन, f1, पता है ना, f1 और 2f1 के बीच में रखेंगे तो आपका जो इमेज है वो 2f2 और इनफाइनाइट के बीच में बनेगा, रियल बनेगा और मैग्नीफाई बनेगा। तो यहाँ यही दिमाग लगा रखा अपन ने कि जो ऑब्जेक्ट है उसको देखो, यहाँ पे जो f1 को मैंने f नोट डैश बोल रखा है, यहाँ मतलब समझिए o का मतलब जहां रहा ऑब्जेक्टिव है, e का मतलब जहां रहा आईपीस है। जैसे एफ ओ लिखा हुआ है, कैपिटल है मतलब फोकस को डिनोट कर रहा है, और स्मॉल है फोकल लेंथ को डिनोट कर रहा है। जहां एफ ओ लिखा हुआ स्मॉल, उसका मतलब फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव। जहां एफ लिखा हुआ उसका मतलब फोकल लेंथ ऑफ आईपीस है। ठीक है, इसका सेंटर ये ई से दिखा रखा है, इसको ओ से दिखा रखा है। तो अपन ने क्या किया, जो ऑब्जेक्ट है ए बी, उसको जो ऑब्जेक्टिव लेंस है उसके फर्स्ट फोकस और सेकंड फोकस के बीच में अपने रखा। अब इसकी इमेज ड्रॉ करनी है, तो एक रे आ गई और एक रे सेंटर ऑफ, मतलब सेंटर ऑफ करेक्शन, इसको बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। क्या बोलेंगे, ऑप्टिकल सेंटर से अपन लेके आएंगे। तो ये दोनों रे मान लो कि यहाँ आके मिल रही है, तो ये इमेज बन गया किसका, ए बी का। अब ये कहां बनेगा आपको पता होना चाहिए, 2f2 और इनफाइनाइट के बीच में बनेगा। तो ये हो गया 2f किसका, ऑब्जेक्टिव का। बात क्लियर, यानी ये काम कर दिया आपके ऑब्जेक्टिव ने। उसके बाद यू नोट क्या हो जाएगा, तो यू नोट हो गया डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम ऑब्जेक्टिव। ठीक है, मतलब डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब इसकी ऑब्जेक्टिव डिस्टेंस हो गई। वी नोट क्या हो गया, मतलब इमेज डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस। ठीक है, उसके बाद और यहाँ पे कहीं एफ ही लिखा नहीं है, तो एफ सॉरी एफ नोट क्या हो गया, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव हो जाएगा। इतनी बात क्लियर। अभी जो इमेज है एडेस बीडेस, तो ऑप्टिक्स में जो फर्स्ट का इमेज है वो दूसरे का आपका वर्चुअल ऑब्जेक्ट बन जाएगा, यानी पहले का जो इमेज है वो दूसरे का ऑब्जेक्ट बन जाएगा। अब क्या करेंगे, इसमें एक लाइन याद रखिए आप, आईपीस बिहेव्स एज ए सिंपल माइक्रोस्कोप। आईपीस किसकी तरह बिहेव करेगा, एक मिनट। तो इसके लिए आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जो आईपीस लेंस है वो किसकी तरह बिहेव करेगा, आईपीस लेंस बिहेव्स ए सिंपल माइक्रोस्कोप। अब सिंपल माइक्रोस्कोप में क्या होता है, जो आपका ऑब्जेक्ट होता है वो कहाँ रखा होता है, ऑप्टिकल सेंटर और उसके फर्स्ट फोकस के बीच में रखना होता है। तो यानी करना क्या होता है, इससे आईपीस को इस प्रकार एडजस्ट करेंगे अपन कि जो ये इमेज है कौन सा, एडेस बीडेस, जो इसका तो ऑब्जेक्ट है, आईपीस का जो ऑब्जेक्ट है एडेस बीडेस, वो क्या हो जाए, इसके ऑप्टिकल सेंटर और इसके फर्स्ट फोकस के बीच में आ जाए। और एफ ही क्या बता रहे हैं यहाँ पे, फोकल लेंथ ऑफ सॉरी फोकस ऑफ आईपीस। ये इसका फर्स्ट फोकस, इसका सेकंड फोकस, फर्स्ट को दिखा रखा है डैश से और ये विदाउट डैश से दिखा रखा है। अब क्या करना है, अब आपको इस अब ये क्या करना है, अब ये इमेज बनाएगा तो क्या करना है, इस बी से आप दो रे निकालो, एक रे लेके जाए ऑप्टिकल सेंटर से ये वाली, और एक रे लो आप पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, और ये आगे जाके जाएगी फर्स्ट इसके मतलब इसके फोकस से जाएगी, मेन फोकस से। अब ये दोनों जो आगे जाके डाइवर्ज हो रही है, तो आगे जाके मिलने वाली नहीं है, तो क्या करोगे, इनको पीछे प्रोड्यूस कीजिए, पीछे बढ़ाइए, तो पीछे बढ़ाने पर कहीं यहां जाके मिल रही है, देखो यहां जाके मिल रही है, तो ये बन गया इमेज। अब देखो इमेज क्या है ना, जरूरी नहीं है यही बने, यहां भी बन सकती है, एडेस बीडेस इधर कहीं भी बन सकता है। बात समझ में आ गई। तो मैं बिल्कुल सिंपल सा डायग्राम आपको बना के बता दिया, कोई दिक्कत होती है तो बिल्कुल सिंपल सा ही है ना। अब सारी बात देखिए, यूई क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी मतलब डिस्टेंस ऑफ मतलब डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम, देखो यू यहाँ पे क्या होगी, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस किसकी, आईपीस की, और वी यहाँ पे क्या हो जाएगा, ई वी ई यहाँ पे वी क्या हो गया, इमेज डिस्टेंस किसका, आईपीस का, एफ ई क्या हो गया, फोकल लेंथ किसकी, आईपीस की। बस अब आगे आ जाइए। ठीक है, वर्किंग में क्या है, तो वर्किंग में ये मैंने जो बातें बोली ये यहाँ लिखी हुई है कि पहले अपन ये ऑब्जेक्ट यहाँ रखा, इसका इमेज यहाँ बना रहा है, वो सारी बातें। तो डायग्राम समझ में आ गया होगा। उसके बाद वर्किंग, तो ऑब्जेक्ट दो मैंने जो लिख दिया बोल देते, तो द ऑब्जेक्ट ए बी इज टू बी व्यू इज प्लेस्ड एट डिस्टेंस यू नोट स्लाइटली लार्जर देन द फोकल लेंथ एफ नोट, मतलब थोड़ा सा ज्यादा, यानी एक तरह से 2f1 और f1 के बीच में ऑफ द ऑब्जेक्टिव हो। द ऑब्जेक्टिव फॉर्म्स ए रियल इन्वर्टेड एंड मैग्निफाइज इमेज ए डेस बी डेस, ठीक है, ऑफ द ऑब्जेक्ट ए बी ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस ओ एज shown in figure. The separation between the objective O and the eyepiece is so adjusted that the image A dash B dash lies within the focal length FE of the eyepiece. यानी इसके बीच में आगे बोल रहा था अभी आपको,
ठीक है। द इमेज एडेस बीडेस एक्ट एज एन ऑब्जेक्ट फॉर द आईपीस विच एसेंशियली एक्ट्स लाइक ए सिंपल माइक्रोस्कोप। ये सारी बातें आपको लिखी हुई मिल जाएगी। उसके बाद क्या अगर जो आईपीस का फाइनल इमेज ये बना आप पढ़ लेना। मैग्नीफाइंग पावर जो होती है वो क्या होती है, सिंपल समझिए बीटा बाई अल्फा होती है। आगे मैग्नीफाइंग पावर निकालनी है तो बीटा बाई अल्फा। बीटा क्या होता है, बीटा होता है मतलब विजुअल एंगल फॉर्म बाय फाइनल इमेज, ठीक है। और अल्फा होता है विजुअल एंगल फॉर्म बाय ऑब्जेक्ट व्हेन प्लेस्ड एट डिस्टेंस डी। यानी देखो ये जो एंगल है ना एम होता है बीटा बाई अल्फा। बीटा जो एंगल है वो आएगा विद इंस्ट्रूमेंट और अल्फा आएगा विदाउट इंस्ट्रूमेंट। अल्फा क्या होता है कि ऑब्जेक्ट को आप पहले बिना किसी इंस्ट्रूमेंट के पास में लाके देखिए तो पास में कितना ला सकते हैं, मैक्सिमम डी तक ला सकते हैं। डी के बाद तो ब्लर हो जाएगा, तो ये कैपिटल डी पे रखना है क्योंकि वहां पर इमेज भाई जैसे आप ऑब्जेक्ट को पास लाओगे तो आंखों पे विजुअल एंगल बढ़ेगा तो वो एंगल आपको उसका साइज बढ़ता हुआ दिखेगा। तो ये यहाँ पे मैग्निफिकेशन को डिफाइन कर दिया। मैग्नीफाइंग पावर क्या होती है, द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट द आई बाय द फाइनल वर्चुअल इमेज टू द एंगल subtended at the eye by the object when both are at the least distance of distinct vision जो 25 सेंटीमीटर होती है। बीटा बाई अल्फा आ गया, इसको बीटा बोलते हैं, चलो अल्फा। अब यहाँ एंगल छोटे होते हैं तो बीटा को यहाँ लिखना है 10 बीटा अप्रोक्सीमेटली और अल्फा को 10 अल्फा। अल्फा निकलेगा बिना किसी इंस्ट्रूमेंट के, ऑब्जेक्ट को रखिए डी के ऊपर तो यहाँ से 10 अल्फा आ जाएगा। और बीटा यहाँ से, बीटा क्या होता है फाइनल इमेज। तो फाइनल इमेज कौन सी यहाँ पे ए डेस बी डेस, ये आई ये आई पे कितना एंगल बना रही है बीटा, तो ये बीटा हो गया। तो बीटा यहाँ से निकलेगा तो 10 बीटा आपको निकालेगा इस ट्राइंगल से ई ए डेस बी डेस से निकलेगा। तो क्या होगा 10 क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये आएगा ए डेस बी डेस अपॉन ई ए डेस से यहाँ से आ जाएगा, इस वाले ट्राइंगल से भी आगे काम में आएगा। और अल्फा तो यहाँ से आपका ये अल्फा यहाँ से निकल गया। अब सारी बातें जो मैंने बता दिया, ये बीटा आ गया और ये अल्फा आ गया, 10 बीटा 10 अल्फा, इसको सोल्व कर लीजिए ये आ गया। अब ए डेस बी डेस अपॉन ए बी, ठीक है। बाकी देखो और ये ए डेस बी डेस अपॉन ए बी अपॉन डी अपॉन ए डेस बी डेस अपॉन ए बी। तो ए डेस बी डेस क्या है, ये रहा ए डेस बी डेस और ये रहा ए बी। एक तरह से ये क्या हो गया, ये लेंस की, ये देखो ये क्या हो गया इस ऑब्जेक्टिव का इमेज हो गया, इमेज का हाइट ऑफ इमेज। तो हाइट एच आई अपॉन एच ओ, एच आई अपॉन हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होता है मैग्निफिकेशन। तो एक तरह से ए डेस बी डेस अपॉन ए बी आपका हो जाएगा मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस हो जाएगा, ठीक है कि नहीं। इसको और लेंस का मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है v बाई यू होता है। क्या होता है v बाई यू, तो यहाँ पे v नोट बाई यू नोट करने वाले, क्योंकि इसका v नोट होगा ऑब्जेक्टिव का और इसका यू नोट रहेगा, तो इसके लिए ये आ जाएगा, बस लिख दीजिए। और उसके बाद ठीक है ये बात यहाँ लिख दी। तो ए डेस बी डेस यहाँ लिखा हो देखो मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस ए डेस बी डेस अपॉन ए बी इज इक्वल टू वी नॉट बाय यू नॉट। और यहाँ पे डी यू ई कहाँ से आ गया, तो ये ई ए डेस की वैल्यू, आप डायग्राम देखिए ई ए डेस की वैल्यू यू ई के बराबर है, ठीक है। और साथ में लगाना है माइनस। माइनस कैसे लगाना है, जो फाइनल इमेज है वो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बन रही है तो आपको लगा देना माइनस, ठीक है। तो ये आपको ऐसे याद रखना है, सारी वैल्यूज पुट करके बाद में माइनस लगा देना। अब ये तो आगे इसका मैग्निफिकेशन जो होता है वो, अब अपने को कई बार क्या चाहिए होता है मतलब मैक्सिमम मैग्निफिकेशन चाहिए। तो मैक्सिमम मैग्निफिकेशन के लिए फाइनल इमेज आंखों के पास बनना चाहिए। तो कितना पास में ला सकते हैं, डी तक ला सकते हैं। तो उस केस में अब ये सारा काम करना है, फाइनल इमेज बना कौन रहा है, आईपीस लेंस बना रहा है। तो आईपीस लेंस का इमेज डिस्टेंस वी की वैल्यू क्या कर लो माइनस डी कर लो। तो ये सारा काम केस फर्स्ट व्हेन द फाइनल इमेज फॉर्म एट कैपिटल डी, यानी इसी को बोलते हैं मैक्सिमम मैग्निफिकेशन। और कैपिटल डी क्या होता है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, जो एक हेल्दी मनुष्य हेल्दी इंसान के लिए कितनी होती है 25 सेंटीमीटर होती है। तो u माइनस यू v को माइनस डी करना, f को f ही करना। तो ये सारी वैल्यूज आप करोगे फ्रॉम लेंस फॉर्मूला जो 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u इक्वल टू 1 बाई f होता है। तो यहां से आपको ये मिल जाएगा, यहां से आप क्या निकाल लो 1 अपॉन यू की वैल्यू निकाल लो। और ये रहा देखो 1 अपॉन यू, एक मिनट में थोड़ा सा एक बार और यहाँ पे, तो यहाँ देखिए 1 अपॉन यू आ गया ना, डी बाई यू जो है इसको अपन d इंटू 1 बाई यू लिखेंगे। तो आप यहां से 1 बाई यू की वैल्यू पुट कर लो इसमें, तो यह आपको मिल जाएगा मैक्सिमम मैग्निफिकेशन माइनस वी नोट बाई यू नोट इंटू डी बाई एफ ई, जहाँ वी नोट डिस्टेंस मतलब इमेज डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्टिव, यू नोट
ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्टिव, डी 25 सेंटीमीटर और एफ ई फोकल लेंथ ऑफ आई पीस। उसके बाद मिनिमम मैग्निफिकेशन, तो मिनिमम के लिए इमेज बने बहुत दूर यानी इनफाइनाइट, तो उस केस में आप v की वैल्यू कर देना माइनस इन्फिनिटी, और ये काम करना है किसके लिए, आईपीस लेंस के लिए। लेंस फॉर्म लगा के आप सोल्व करोगे तो आपको ये वाला वैल्यूज मिलेगी। तो ये होता है इसका कंपाउंड माइक्रोस्कोप का मिनिमम मैग्निफिकेशन। न्यूमेरिकल्स के लिए आप फॉर्मूले याद कर लीजिए। बात क्लियर? ठीक है, तो ये था आपका कंपाउंड माइक्रोस्कोप। आगे आ जाइए क्वेश्चन नंबर 6, टेलीस्कोप है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप और रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप में से एक क्वेश्चन आने के चांसेस 100% रहते हैं। तो ये दोनों क्वेश्चन आप करके आ जाना बोर्ड एग्जाम चॉइस में भी और आगे भी। जब ये तो पीवाई क्यूज आप आगे भी देखोगे, कभी भी देखिए 23, 24, 25, 26, 27 जब भी देखिए, जब तक सिलेबस ये तब तक यही पीवाई क्यूज रहे। और ये क्वेश्चन मैंने लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग बनाए हैं। जो टॉपिक अब हट गए एनसीईआरटी में नहीं है, न्यू सिलेबस में, तो 24 में चेंज कर किया आपने, 23 में तो चेंज कर लिया, जो 24 में एग्जाम होगा तो वो क्वेश्चन हटा दिया जो 24 के सिलेबस में नहीं है, और आगे भी वो रहने वाले नहीं है, हटा दिया तो आगे भी कहाँ रहने वाले हैं। तो ठीक है, आगे आ जाए कंपाउंड माइक्रोस्कोप। व्हाट इज मीन बाय टेलीस्कोप? टेलीस्कोप का क्या मतलब है? ड्रॉ ए रे डायग्राम ऑफ इमेज फॉर्मेशन बाय रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप। आपको रे डायग्राम ड्रॉ करना है। ब्रीफली डिस्क्राइब इट्स वर्किंग बतानी है एंड ड्राइव द फॉर्मूला फॉर इट्स मैग्नीफाइंग पावर। ये भी आपका 4 नंबर का क्वेश्चन 1+1+1। तो फर्स्ट आपको क्या लिखना है, टेलीस्कोप की डेफिनेशन राइट करने लिख दो। टेलीस्कोप, ठीक है, ये टेलीस्कोप, ए टेलीस्कोप इज एन ऑप्टिकल डिवाइस व्हिच इनेबल्स अस टू सी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट क्लियरली। इट प्रोवाइड्स एंगुलर मैग्निफिकेशन ऑफ द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। उसके बाद रे डायग्राम, तो रे डायग्राम में यहाँ पे माइक्रोस्कोप का थोड़ा सा उल्टा करना है। क्या उल्टा करना है? उसका ऑब्जेक्टिव क्या था, छोटा, इसका ऑब्जेक्टिव बड़ा करना है, क्योंकि ज्यादा भाई लाइट दूर से आएगी तो ज्यादा लाइट को करेक्ट करेगा तो इसकी मतलब ब्राइटनेस इंटेंसिटी बढ़ जाएगी, इमेज की इमेज अच्छा दिखाई देगा आपको, और आई पीस छोटा होगा इसके कंपेरिजन में। ठीक है, यहाँ पे आई पीस छोटा, रियल में यहाँ पे आई पीस छोटा होता है, कंपेरेटिवली यहाँ पे आई पीस छोटा ही होता है। अब यहाँ पे तो ये आ गया, तो यह इमेज कहाँ रखा हुआ है, एट इन्फिनिटी। इन्फिनिटी से कैसे रहेगी, पैरेलल रहेगी, तो ये पैरेलल रे। अब एक रे में देखो यहाँ पे जो सेट ऑफ रे है ना, वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ना लेके आपस में पैरेलल रखा है। इससे इमेज कहाँ बनाएगा, अगर आपका ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो इमेज कहाँ बनेगा, फोकस पे बनेगा, तो ये कहाँ आ जाएगा, एट दी फोकस। तो ये इमेज देखो, ये इमेज यहाँ आके बना रहा, देखो ये रहा ए डेस बी डेस, तो ये हो गया एफ नोट। और यहाँ पे अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो इमेज कहाँ बनेगा, फोकस पे, तो इमेज डिस्टेंस क्या हो जाएगी, फोकल लेंथ के इक्वल। तो ये जो इमेज डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्टिव है वो एफ नोट के फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव इक्वली रहेगा। इतनी बात क्लियर। यू नोट यहाँ पे कोई बोलना मतलब है नहीं, यू नोट इनफाइनाइट है। उसके बाद चाहे कंपाउंड माइक्रोस्कोप हो चाहे टेलीस्कोप हो, ये जो आई पीस है वो किसकी तरह बिहेव करेगा, सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह। ठीक है, और इसको ऐसे एडजस्ट करेंगे कि जो फर्स्ट का इमेज है एडेस बीडेस, वो इसका वर्चुअल ऑब्जेक्ट बनने वाला है। फर्स्ट का इमेज सेकंड का ऑब्जेक्ट बनेगा। और इसको एडजस्ट कैसे करना है कि जो इमेज एडेस बीडेस है वो आई पीस के ऑप्टिकल सेंटर और इसके फर्स्ट फोकस के बीच में आ जाए। एफ ये हो गया इसका फोकल लेंथ ऑफ आई पीस, और ये इसका हो गया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑफ आई पीस हो जाएगा यूई। उसके बाद ये क्या करेगा, इसका फाइनल इमेज ये बनाएगा ए डबल डेस बी डबल डेस, और ये जो एंगल है फाइनल इमेज बीटा, फाइनल इमेज जो एंगल बना रही है आई पे वो बीटा हो गया, ये भी बीटा हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये हो गया रे डायग्राम इसका। वर्किंग के लिए ये सारे भाई ये ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा हुआ है, इसने इसका ऑब्जेक्ट इमेज यहाँ बना दिया, फोकल प्लेन में बना दिया। ठीक है, उसके ये ऑब्जेक्ट ये इसका इमेज का ऑब्जेक्ट बन जाएगा सेकंड का। तो ये बात यहाँ लिखी हुई है, तो वो आप पढ़ लेना। वर्किंग इसके अंदर मैंने बता दी है, समझ में आपको आ जाएगा, 100% आएगा, कुछ नहीं है। रही बात मैग्निफिकेशन की, तो इसका भी मैग्निफिकेशन क्या होता है, वही बीटा बाई अल्फा। अब यहाँ पे एम जो बीटा बाई अल्फा होता है, ये वाला अल्फा, आप ये मत बोलना व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट कैपिटल डी। अगर कैपिटल डी पे ऑब्जेक्ट आ ही जाता तो इसकी जरूरत ही नहीं पड़ती। यहाँ पे ऑब्जेक्ट बहुत दूर, इसको अपन आई कैपिटल डी पे नहीं ला सकता। तो ये विदाउट, इसको ऐसे याद कर लो, ऊपर वाला एंगल विद इंस्ट्रूमेंट होता है और नीचे वाला एंगल विदाउट इंस्ट्रूमेंट होता है, ये ध्यान रख लीजिए यहाँ पे। तो यहाँ पे ये मैग्नीफाइंग पावर डिफाइन, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट द आई बाय द फाइनल इमेज एज सीन थ्रू द टेलीस्कोप टू द एंगल सबटेंडेड एट द आई बाय द ऑब्जेक्ट सीन डायरेक्टली, बिना किसी इंस्ट्रूमेंट के। तो देखिए यहाँ पे
इसके लिए क्या करो आप, पहले इस माइक्रो यहाँ आके देख लो ऑब्जेक्ट को, ठीक है। आप यहाँ आ गए, ये अल्फा बन रहा है, ये अल्फा, तो ये भी अल्फा होगा, बिना किसी इंस्ट्रूमेंट, जितना आपको बड़ा देखना ऑब्जेक्ट उतना बड़ा आके यहाँ देख लीजिए, ठीक है। तो ये बीटा बाई अल्फा निकालना है, तो बीटा यहाँ से निकालो, टेन बीटा क्या हो जाएगा, टेन होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये आएगा ए डेस बी डेस अपॉन में ए डेस आ जाएगा, और अल्फा क्या हो जाएगा, अल्फा यहाँ से ये भी क्या होगा, इसके लिए भी आप एंगल यही साइड लो, ए डेस बी डेस अपॉन में ये हो जाएगा ओ ए डेस हो जाएगा। तो बस सोल्व कर लो, ये आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये सारी बातें लिख दी यहाँ पे ट्राइंगल से, तो ये आ गया। और ए डेस की वैल्यू किसके इक्वल होगी, एफ नोट के, और ए डेस हो जाएगा यूई के, और यहाँ लगा दो माइनस, कंफ्यूज नहीं होना है कि इमेज कहाँ बन रहा है, नीचे की ओर बन रहा है, तो ये माइनस आ गया, ऐसे आप इसको याद कर लीजिए वैसे, ठीक है। ये आ गया। अब मैक्सिमम मैग्निफिकेशन चाहिए, तो जैसा अपन ने कंपाउंड माइक्रोस्कोप में किया था, u को माइनस यूई, v को माइनस डी, f को एफ, तो यहाँ से 1/, यूई की वैल्यू का यहाँ पुट करोगे तो आपको मिलेगा मैक्सिमम मैग्निफिकेशन, ये मिलने वाला है, ठीक है। मिनिमम चाहिए, तो मैक्सिमम के लिए इमेज कहाँ बनाना है, कैपिटल डी पे, और इमेज कैपिटल डी पे बन सकता है भाई, इमेज तो अपने हाथ में ना आई पीस को आगे पीछे करके इमेज को सेट कर लेंगे कैपिटल डी के ऊपर। तो ये आ गया मैक्सिमम मैग्निफिकेशन। अरे भाई v को, ये जो v है मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, मैक्सिमम के लिए v को क्या लिखना होता है, माइनस लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि जो ये फाइनल इमेज है वो तो अपने हाथ में है ना, ये इसको आगे पीछे करना, ये v चेंज कर सकते हैं अपन, ये तो अपने हाथ में इसको आगे पीछे करना, ठीक है। चलिए आगे देखिए, मिनिमम चाहिए तो इमेज कहाँ बना दो, इन्फिनिटी के ऊपर बना दीजिए, तो यहाँ पे v का माइनस इन्फिनिटी 1/v निकाल, तो ये आपको मिल जाएगा। और इस केस में एक बात यहाँ नहीं पूछिए, न्यूमेरिकल्स के लिए एक बात और आती है, लेंथ ऑफ टेलीस्कोप, तो लेंथ ऑफ टेलीस्कोप क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन टू लेंसेज, तो इस केस में जो रहेगी फर्स्ट वाले केस में मैक्सिमम मैग्निफिकेशन में, तो वो क्या रहेगी, ऊपर नीचे करने का जोर आता है, मेरे को भी दिक्कत हो रही है, आपको भी हो सकती है, तो देखो क्या होगा, v नॉट या एफ नॉट प्लस में यूई, और ये मोड के साथ लेना साइन के बिना, ठीक है, मतलब डिस्टेंस है नेगेटिव नहीं होगा, तो ये होती है डिस्टेंस, लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप या लेंस सेपरेशन बिटवीन द लेंसेस। उसके बाद ये आपका सेकंड हो ही जाएगा, और सेकंड के लिए v का मान माइनस इन्फिनिटी करके लेंस फॉर्मूला लगा के सोल्व करो, तो ये आपको मिलेगा मिनिमम मैग्निफिकेशन, इसको नॉर्मल एडजस्टमेंट भी बोलते हैं, इस वाले केस को क्या बोलते हैं, नॉर्मल एडजस्टमेंट भी बोला जाता है, कई वर्ड अगर यूज आता है न्यूमेरिकल्स में ध्यान रखना, नॉर्मल एडजस्टमेंट मतलब आपका इमेज कहाँ बन रहा है, इन्फिनिटी पे बन रहा होगा, बात क्लियर है। तो ये इस केस में जो लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप या लेंथ रहेगी वो रहेगी एफ नॉट प्लस एफ ई, क्योंकि इस केस में यूई किसके इक्वल हो जाएगा, एफ ई के इक्वल हो जाएगा, और ये मोड लेना है, ठीक है, यानी विदाउट साइन वैल्यू कंसिडर करनी है, क्लियर है। आगे आ जाइए 2022 में, अब इतने अब क्वेश्चन रिपीट होने वाले हैं ना, ये बड़े बड़े क्वेश्चन पहले ही दे दिए, पहले आ गए, मतलब मैं 23 से करवा रहा हूँ तो बड़े क्वेश्चन पहले आ गए। आगे आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ इमेज फॉर्म एट 2021 में आगे भाई, अब 2021 का फर्स्ट क्वेश्चन, इफ इमेज फॉर्म एट इन्फिनिटी बाय सिंपल माइक्रोस्कोप देन फॉर्मूला फॉर इट्स मैग्नीफाइंग पावर, अगर इमेज इन्फिनिटी रो होती है तो मैग्नीफाइंग पावर होती है डी बाई एफ, और अगर डी पे होती है सिंपल के लिए तो वो होती है 1 + dy, तो यहाँ ऑप्शन सी सही रहेगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है, सीधा फॉर्मूला पूछा हुआ है। आगे आ जाइए, डिफाइन पावर ऑफ लेंस, तो पावर क्या होती है, रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, द पावर ऑफ ए लेंस इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ इट्स फोकल लेंथ एक्सप्रेस इन मीटर, फोकल लेंथ किस में होनी चाहिए, mn मीटर में होनी चाहिए, तो ये फॉर्मूला सिंपल डेफिनेशन पूछ लिया आपसे। अगला क्वेश्चन बोल रहे हैं यहाँ पे न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल किसी का है देखते हैं, द पावर ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड आई पीस, यहाँ ये तो समझ गए ना, मैं बता तो दिया था ना, ये एफ नोट वगैरह क्या आते हैं, एफ नोट फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव, एफ ई फोकल लेंथ ऑफ आई पीस, इतना समझदार आप हो, वैसे चैप्टर पढ़ के आए हो ना, या पहले बार देख रहे हो गया। आगे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 3 एक न्यूमेरिकल है, सिंपल, द पावर ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड आई पीस 4 डायोप्टर एंड 24 डायोप्टर रेस्पेक्टिवली इन एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप जो अभी अपन कर रहे थे, रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप यही है, इफ फाइनल इमेज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी, कहाँ बन रही है, इन्फिनिटी के ऊपर, ये अभी वाला केस 2022 का क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, इन्फिनिटी, देन कैलकुलेट द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ टेलीस्कोप, तो अपने को एम निकालना है,
तो इमेज अगर इन्फिनिटी में बनती है तो मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला बच्चों होता है एफ नॉट बाई एफ ई। क्या होता है? एफ नॉट बाई एफ ई। तो पहले एफ नॉट निकालना पड़ेगा और एफ ई निकालना पड़ेगा। तो एफ नॉट निकालना है तो एफ नॉट के लिए क्या दे रखा अपने को? पावर दे रखी है, पावर ऑफ ऑब्जेक्टिव, इसको मैंने पी नॉट बोला 4 डायोप्टर, पावर ऑफ आई पीस पी 24 डायोप्टर। तो अब निकाला फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव, तो एफ नॉट बाई पी होता है 1/f, तो यहाँ से फोकल लेंथ आ जाएगी ऑब्जेक्टिव की और यहाँ से फोकल लेंथ आ जाएगी आई पीस की। अब दोनों आ गई तो सॉल्व मत करो कि आगे कैंसिल आउट कट पिट जाएगा। पावर क्या होती है? एफ नॉट बाई एफ ई। अगर इमेज इन्फिनिटी में बनता है तो रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप की मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला होता है एफ नॉट बाई एफ ई। वैल्यूज पुट करो, सोल्व करो तो आएगा -6। इसको मैंने मोड लेके विदाउट साइन, तो मोड ऑफ एम कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। क्या बात क्लियर? ये सिंपल सा न्यूमेरिकल था। चलिए आगे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है यहाँ पे? ड्रॉ रे डायग्राम फॉर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय प्रिज्म, प्रूव दैट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म, यहाँ एन से दिखा दिया, वहां म्यू से दिखा दिया 2023 के अंदर। साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई 2 अपॉन साइन ए बाई 2 वेयर सिंबल कैरी देयर यूजुअल मीनिंग। ये अपने कर लिया सी बोर्ड एग्जाम 2023 क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, अब क्वेश्चन रिपीट होने वाले, अभी टाइम लग गया जो लगना था, अब ज्यादा टाइम लगने वाला नहीं। आगे आ जाते अपन बोर्ड एग्जाम 2022 में। 22 में क्वेश्चन क्या पूछा? फर्स्ट, फोकल लेंथ ऑफ ए कॉनकेव लेंस इन एयर इज 25 सेंटीमीटर। एक कॉनकेव लेंस है, सॉरी कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ एयर में कितनी गिवन है आपको? 25 सेंटीमीटर। इफ इट इज इमर्स इन वाटर देन कैलकुलेट द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। इसको अगर पानी में डुबो दे, वाटर में इमर्स कर दे तो इसकी फोकल लेंथ क्या रहेगी ये बताना है। या गिवन है NW 4/3 एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर 4/3 विद रिस्पेक्ट टू एयर। ये होता है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है विद रिस्पेक्ट टू एयर होता है। और NG गिवन है 3/2 एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास कितना गिवन है आपको? 3/2 गिवन है। तो यहाँ पे देखिए इस सिंबल्स का मतलब एफ एयर में फोकल लेंथ 25 सेंटीमीटर, FW वाटर में कैलकुलेट करनी है। तो भाई ये लेंस में का फॉर्मूला, इसका डेरिवेशन भी आगे करने वाले हैं। तो लेंस में का फॉर्मूला क्या होता है? 1/f इज इक्वल टू N2/N1 -1 यहाँ पे इंटू 1/R1 1/R2। एक बात ध्यान रखना, N2 यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस मटेरियल है और N1 यहाँ पे लेंस जिस मीडियम में रखा हुआ है उसका, यानी ये लेंस का है और ये लेंस जिस मीडियम में रखा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। ये ध्यान रखना N2/N1 में। ठीक है, N2 किसका? खुद का लेंस का। N1 किसका? लेंस जिस मीडियम में रखा उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। बात क्लियर? तो इसको मैं लगा रहा हूं फर्स्ट ये एयर में, तो इन एयर, यहाँ मेरे से लिखने में गलती हो रखी है, NG/Na। NG ग्लास हो गया लेंस का और Na किसका? एयर का। और यहाँ -1 है, यहाँ क्या? -1 ये आ गया। तो NG 3/2 और एयर का मैं लिखा नहीं क्योंकि एयर का कितना होता है? एयर का तो 1 होता है, डिवाइड बाई 1 करने का कोई फायदा नहीं था। तो ये आ गया, इसको आप इक्वेशन फर्स्ट बोल के छोड़ दो एक बार। वाटर में लगा दो इसी फॉर्मूले को, तो वाटर में जब लगाओगे तो ये सेम फॉर्मूला, NG तो चेंज होगा नहीं, F को बोल दिया FW इस बार वाटर में फोकल लेंथ और NW -1 ये NG गिवन है, NW गिवन है, रख दिया, सोल्व किया तो ये आपको ऐसा मिल गया। अब क्या करो, अपने को R1 R2 नहीं चाहिए, अपने को F चाहिए। तो इक्वेशन फर्स्ट में इक्वेशन सेकंड का डिवाइड लगा दो आप, R1 R2 कैंसिल आउट हो जाएगा और सीधा आपको FW मिल जाएगा। बस यही है, सोल्व कर लो। इसको देखो ये 3/2 आप चाहो तो पहले सोल्व कर लेते, 1/2 आ जाता, या यहाँ आके सोल्व कर लो, ये आ गया। अब इसको सोल्व करेंगे तो ये अपने को मिल गया फोकल लेंथ ऑफ, मतलब लेंस इन वाटर कितना रहेगा? ये 100, ये 100 लिखने में थोड़ा मिस्टेक है, 100 सेंटीमीटर रहेगा, 100 सेंटीमीटर रहेगा, मतलब 1 मीटर रहेगा। हेंस फोकल लेंथ ऑफ लेंस इन वाटर इज 100 सेंटीमीटर। बात क्लियर? ओके, आगे आ जाइए क्वेश्चन नंबर सेकंड 2020 का। ये पूछा डिस्क्राइब द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप, ड्रॉ नेसेसरी डायग्राम। यानी इस बार क्या पूछ लिया? रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप, रिफ्लेक्टिंग नहीं, रिफ्लेक्टिंग से मिरर काम में आता है। तो कंस्ट्रक्शन तो क्या होगा? तो देखिए इसमें एक मिरर होता है, इसके बीच में होल होता है, ये पैराबोलॉइडल या पैराबोलिक मिरर होता है। ठीक है, और ये ऑब्जेक्ट कहाँ रखा होगा? इन्फिनिटी पे। ये तो सपोर्ट के लिए, क्या है? ये सपोर्ट इसको दे रखा है। इसके बीच वाले होल में आईपीस लगाते हैं और इसका जो फोकस होता है उसके फोकस के जस्ट पहले अपन एक कॉन्वेक्स मिरर पुट करते हैं। इसको बोलते हैं प्राइमरी मिरर, इसको बोलते हैं सेकेंडरी मिरर जो कॉन्वेक्स होता है। ये इसका डायग्राम हो गया। डायग्राम वर्किंग में क्या होता है? वर्किंग में क्या होता है? जो आपका इमेज, जो सॉरी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे,
उससे कैसी रे आएगी, पैरेलल रे। ये पैरेलल रे कहाँ क्यों गिरेगी, आपके इस ऑब्जेक्टिव के ऊपर। ये क्या करेगा, इसको रिफ्लेक्ट करके कहाँ भेजेगा, अपने फोकस पे। लेकिन ये रेज फोकस पे जाने से पहले इसके बीच में क्या लगा हुआ है, कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर से क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी। यहाँ ये मैंने एरो नहीं की दर होगी यहाँ पे, यहाँ एरो ऐसे आप कर लेना इसके अंदर, यहाँ ऐसे जाएगी, यहाँ एरो ऐसे और यहाँ एरो ऐसे। बात क्लियर है। तो जो क्या करेगा, कॉन्वेक्स मिरर इनको रिफ्लेक्ट करेगा, इसका फाइनल इमेज कहाँ बनाएगा, यहाँ पे भी आई जस्ट आउटसाइड दी, इसे जस्ट आउटसाइड दी पैराबोलिक या प्राइमरी मिरर यहाँ पे। और इसको कैसे देखते हैं, इसको आई पीस बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, ये एक तो सिंपल छोटा सा कॉन्वेक्स लेंस होता है, बस ये इसकी। तो देख लीजिए यहाँ पे ये, और ये देखिए ये दो होती है, एक होता है न्यूटन नहीं होती, एक होती है कैसेग्रेन। अपने सिलेबस में कौन सी गिवन है, कैसेग्रेन गिवन है। टेलीस्कोप आप देखना बुक के अंदर, एनसीईआरटी के अंदर। तो ये कैसेग्रेन रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप है। कंस्ट्रक्शन, इट कंसिस्ट ऑफ ए लार्ज कॉनकेव पैराबोल। ये थ्योरी है, आप पढ़ोगे, ठीक है, आप पढ़ोगे, बता दिया मैंने। और ये वर्किंग जो मैंने बोला, ये सारी बातें लिखी हुई है, ठीक है। तो ये हो गया आपका। आगे आ जाइए, बोर्ड एग्जाम 2019 के अंदर क्या बोला है, राइट रिलेशन बिटवीन पावर ऑफ लेंस एंड इट्स फोकल लेंथ। कई बार न्यूमेरिकल के आगे P = 1/f हो गया। पावर और फोकल लेंथ रिलेशन तो पूछा है, फॉर्मूला ही पूछ लिया, तो P = 1/f रहेगा। चलिए आगे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर सेकंड, फाइंड फोकल लेंथ ऑफ ए स्फेरिकल मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 10 सेंटीमीटर। आर गिवन है, फोकल लेंथ पूछ रहा है, तो फॉर्मूला क्या होता है, F = R/2। ड्राइव तो किया था अपन ने, R10/2 करो तो कितना आएगा, 5 सेंटीमीटर। तो F कितना होगा, 5 सेंटीमीटर। बोलो क्लियर। आगे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर थर्ड 2020 का, डिड्यूस, ये देखो यहाँ नंबर लिखे हुए थे बीच में थे, डिड्यूस एन एक्सप्रेशन फॉर मिरर इक्वेशन, ड्रॉ नेसेसरी डायग्राम। अभी कर लिया बोर्ड एग्जाम 2023 क्वेश्चन नंबर सेकंड। यानी आप ये समझिए कि जो बच्चा बोर्ड एग्जाम 2023 में PYQs करके गया होगा, उसको इक्वेशन मिल गया, प्रिज्म मिल ही गया, 21 में आ रखा था, ये मिल ही गया। अगर उसने पिछले 5 साल के भी कर लिए तो इक्वेशन रिपीट होते हैं आपके सामने। को रिपीट हो रहा है कि नहीं हो रहा भाई। 19 वाला, ये कौन सा आपका 19 वाला 23 में पूछा है डेरिवेशन मिरर का, और 21 वाला 23 में पूछा ही है, देख लो, ये अपने कर लिया ऑलरेडी। आगे क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पूछा, डिफाइन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। यानी यहां से आपसे TIR टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन पूछ रहा है। तो ये आप डेफिनेशन लिख सकते हो कि जब लाइट डेंस से रेड मीडियम में जाएगी तो क्या होगा। तो देखिए टोटल TIR की डेफिनेशन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन, तो क्या होगा, the phenomena in which a ray of light traveling at an angle of incidence greater than the critical angle from denser to a rare medium, ठीक है, medium is totally reflected back into the denser medium is called total internal reflection of light। तो ये आपको TIR की डेफिनेशन आपको याद करनी, समझ लेनी है, ठीक है, कि जब लाइट आपकी डेंस से रे में जाएगी तो अगर वो इसके डेंस मीडियम इसका जो एंगल होगा वो क्रिटिकल एंगल से क्या हो गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस ज्यादा, तो क्या होगी, इसी रे मीडियम वापस बैक हो जाएगी डेंसर के अंदर। तो ये होगा आपका TIR टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। आगे आ जाते हैं बोर्ड एग्जाम 2018 के अंदर, क्या पूछ रखा है, व्हाट डज मीन बाय मैग्नीफाइंग पावर ऑफ ए माइक्रोस्कोप। यानी आपको माइक्रोस्कोप की मैग्नीफाई पावर बतानी, जो आपकी ऊपर ही बात हुई थी, M = क्या होता है, β/α। ये होता है विजुअल, मैं शॉर्ट में देखो यहाँ पे जो लिखा हुआ थोड़ी बुक की लैंग्वेज है, विजुअल एंगल फॉर्म बाय फाइनल इमेज, ठीक है। और ये क्या होता है, विजुअल एंगल फॉर्म बाय ऑब्जेक्ट व्हेन प्लेस्ड एट कैपिटल D, ये होता है इसका। तो β/α का जो रेशियो होता है वही क्या होता है, मैग्नीफाइंग पावर। ये विद इंस्ट्रूमेंट, ये विदाउट इंस्ट्रूमेंट। तो यहाँ पे मैग्नीफाइंग पावर ऑफ ए माइक्रोस्कोप इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ विजुअल एंगल सबटेंडेड या फॉर्म बाय द फाइनल इमेज एट द आई, इसको बीटा बोलते हैं, टू द विजुअल एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट एट द आई व्हेन प्लेस्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। यानी उसको क्या बोलते हैं, कैपिटल D बोलते हैं, डिस्टिंक्ट विजन। इसको ये एंगल तो हो गया अल्फा, और इस डिस्टेंस क्या बोलते हैं, कैपिटल D बोलते हैं, तो β/α, ठीक है। ये आपको डिफाइन करना था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड, आगे चलिए बोर्ड एग्जाम 2018 का जो न्यूमेरिकल है, सिंपल सा, क्या बोल रखा है, न्यूमेरिकल बोला हुआ यहाँ पे, अरे भाई साहब क्या हो गया, क्या है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड ए 20 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कॉन्वेक्स लेंस। एक कॉन्वेक्स लेंस से ऑब्जेक्ट कहाँ कितनी दूर रखा हुआ है, 20 सेंटीमीटर। यानी क्या गिवन है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपको दे रखा है। इफ 3 टाइम्स, 3 गुना, 3 टाइम्स
रियल इमेज, मैग्निफाइड रियल इमेज, ध्यान वर्ड्स के, रियल इमेज इज फॉर्म बाय द लेंस, देन फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। ठीक है, यानी फोकल लेंथ फाइंड आउट करना, तो यू दे दिया और मैग्निफिकेशन दे दिया 3 टाइम्स, यानी एम क्या दे रखा है 3। रियल इमेज का मतलब होता है मैग्निफिकेशन नेगेटिव, याद कर लो एम एन आर, एम एन आर, अगर मैग्निफिकेशन नेगेटिव है तो इमेज रियल रहेगा। एम पी वी, मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है तो इमेज आपका वर्चुअल रहेगा। 3 टाइम्स बड़ा कर रहा है तो मैग्निफिकेशन आपका 3 हो गया। तो यहाँ जो गिवन हो देखो डेटा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u गिवन है -20 सेंटीमीटर, ये बात लिखी हुई है। इमेज इज रियल सो मैग्निफिकेशन इज नेगेटिव, तो m -3। अब लेंस का जो मैग्निफिकेशन होता है, अभी ऊपर मैंने ये माइक्रोस्कोप में बताया था v बाई यू होता है, तो v बाई यू की वैल्यू -3 गिवन है, तो यहाँ से v आएगा -3 टाइम्स ऑफ u। अब u -20, तो यहाँ से v कितना आ गया, v इमेज डिस्टेंस कितनी आ गई, मतलब माइनस माइनस प्लस, तो 60 सेंटीमीटर। अब आप लगा दो लेंस फॉर्मूला, क्या होता है 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। v की वैल्यू पुट करो, u की वैल्यू पुट करो, सोल्व करो, तो आपको यहां से एलसीएम लेके आप सोल्व करोगे तो ये f मिलेगा 15 सेंटीमीटर। कितना आएगा 15 सेंटीमीटर, आपको आंसर मिल जाएगा फोकल लेंथ का। तो हेंस फोकल लेंथ ऑफ, यही लिखा हुआ है, फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इज 15 सेंटीमीटर। क्या बात क्लियर है? चलिए आगे आ जाइए। नेक्स्ट वो आगे अपन बोर्ड एग्जाम 2017 के अंदर क्या बोल रखा है, राइट द डेफिनेशन ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। तो याद कर लो n इज इक्वल टू सी बाई वी होता है। सी स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम एंड स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम का जो रेशियो है वही क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। ठीक है, सिंपल सी डेफिनेशन। तो यहां से क्या आएगा, n इज इक्वल टू या ईटा इज इक्वल टू सी बाई वी। तो यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम मे बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ द लाइट इन वैक्यूम टू इट्स स्पीड इन दैट मीडियम, उस मीडियम की जो स्पीड का जो रेशियो रहेगा। तो n इसको c बाई v, इसके ऊपर कई बार न्यूमेरिकल छोटा मोटा पूछ सकता है आपसे ऑब्जेक्टिव के अंदर। ठीक है, और यहाँ से एक लेसन याद कर लीजिए, जैसे दो मीडियम की बात करें तो n1 बाई n2 इज इक्वल टू v2 बाई v1 इज इक्वल टू λ2 बाई λ1। लैम्डा होती है वेवलेंथ, ठीक है, ये रेसिप्रोकल होती है इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के। चलिए आगे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रखा है, न्यूमेरिकल है। द फोकल लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्टिव लेंस एंड आईपीस, ऑब्जेक्टिव और आईपीस एफ नॉट यानी आईपीस आर 192 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली इन ए स्मॉल टेलीस्कोप, यानी स्मॉल टेलीस्कोप की बात कर रहे हैं। कैलकुलेट्स मैग्नीफाइंग पावर एंड द सेपरेशन बिटवीन द टू लेंसेज। ठीक है, की बात समझ में आ गई। यहाँ पे मैग्नीफाइंग पावर पूछ रहा है एंड इट्स सेपरेशन बिटवीन द टू लेंसेज, और कुछ दिया हुआ नहीं है। तो यहाँ पे जो स्मॉल टेलीस्कोप है तो आप यहाँ कुछ नहीं बोला है कि मैक्सिमम निकालना है मिनिमम निकालना है, तो आपको निकालना है इस केस में, इसको अज्यूम करना है आपको नॉर्मल एडजस्टमेंट। क्या अज्यूम करना है, नॉर्मल एडजस्टमेंट, यानी फाइनल इमेज कहाँ बने, इन्फिनिटी के ऊपर। तो यहाँ टेलीस्कोप के लिए भी जब पढ़ाया था उस टाइम बोला था मैंने, मैग्नीफाइंग पावर जब आपका इमेज इन्फिनिटी में बने, मिनिमम होता है जो मैग्निफिकेशन वो होता है एफ नोट बाई एफ ई। तो एफ नोट फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव गिवन है 192, एफ ई फोकल लेंथ ऑफ आईपीस गिवन है 8 सेंटीमीटर। लगा दो फॉर्मूला, ये आ गया एम की वैल्यू माइनस का 24 आएगा। सेपरेशन पूछे तो अभी ऊपर बता के आया था फॉर्मूला जब पढ़ा था टेलीस्कोप 2022 के अंदर, तो क्या होता है एफ नोट प्लस एफ ई, तो ये आएगा सेपरेशन मींस लेंथ डिस्टेंस बिटवीन टू लेंसेज, तो ये आएगा 192 प्लस 8 200 सेंटीमीटर। हो गया न्यूमेरिकल। चलिए आगे आ जाइए। अब क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे, व्हाट इज लेटरल शिफ्ट। तो लेटरल शिफ्ट क्या होता है, तो आपके पास ये मान लीजिए आपकी एक ग्लास स्लेब है, ग्लास स्लेब पर अगर लाइट ऐसे ऑब्लिकली तिरछी आपतित होगी, इंसिडेंट होगी, तो यहाँ पे क्या होता है, ये जो एक तो एंगल ऑफ जो इंसिडेंट होगा और जो यहाँ पे कुछ ऐसे जाके ऐसे वापस हो जाएगी, तो इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे क्या होती है, पैरेलल होती है, और इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है उसी को बोलते हैं लेटरल शिफ्ट। तो यही है। और आगे इसमें क्वेश्चन और है इसके साथ, एस्टैब्लिश रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ मिरर। ये अपन ने 2000 कब किया था, 2022 में कर लिया था। एफ इज इक्वल टू आर बाई 2 ये अपना किया हुआ है। ठीक है, तो आधा पार्ट किया हुआ, आधा पार्ट डेफिनेशन है। तो लेटरल शिफ्ट क्या होता है, लेटरल शिफ्ट देखिए इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द इंसिडेंट and emergent ray when light is incident obliquely on a reflecting slab with parallel faces। parallel faces means ये वाली और ये नीचे वाली। ठीक है, तो ये होगी डेफिनेशन। रिलेशन बिटवीन एफ एंड आर, सी बोर्ड एग्जाम 2022 क्वेश्चन नंबर 3 हो गया।
आगे आता है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 17 का, ड्राइव लेंस मेकर फॉर्मूला, इंपॉर्टेंट एग्जाम में आ सकता है। लेंस मेकर फॉर्मूला 1/f इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। तो देखिए इसके लिए अपन एक लेंस, बाकी इसमें क्वेश्चन और है, द लोअर हाफ ऑफ द कॉनकेव मिरर, दो क्वेश्चन इसके अंदर, मिरर्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कवर्ड विद एन ओपेक, जिससे लाइट पास नहीं हो सके, ओपेक मटेरियल, ओपेक ऑब्जेक्ट जिससे लाइट पास नहीं होगी, मटेरियल, ठीक है। व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द इमेज फॉर्म बाय द मिरर, तो इमेज तो वही बनेगी लेकिन उसकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी, इसका आंसर तो ये भी बता देंगे। पहले अपन लेंस फॉर्मूला ड्राइव करते हैं, तो आगे आ जाइए लेंस फॉर्मूला। तो लेंस मेकर फॉर्मूले के लिए क्या कीजिए आप, सबसे पहले कॉन्वेक्स लेंस ड्रॉ कर लो, बाई कॉन्वेक्स या डबल कॉन्वेक्स, इसके दोनों फेसेस क्या रहेंगे, मतलब कर्व रहेंगे। तो देखिए यहाँ पे ये कॉन्वेक्स लेंस हमने ड्रॉ कर लिया, ये ऑब्जेक्ट इसकी प्रिंसिपल एक्सिस पे रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू हो जाएगी, इसको अपन बोलेंगे फर्स्ट सरफेस, जिसपे लाइट पहले फॉल होगी, पहले गिरेगी, उसको फर्स्ट सरफेस, और जहां से लाइट बाहर निकले उसको सेकंड सरफेस बोलते हैं। अब इसका जो रेडियस सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर आएगा C1, ठीक है, ये C1, यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो यहाँ ये हो गया, इसको C1 चलो मैं यहाँ दिखा दिया, ये C1 यहाँ आ गया, बात क्लियर है। ये सेकंड सरफेस इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर आएगा, तो ये बन जाएगी R1 फर्स्ट की रेडियस ऑफ कर्वेचर, सेंटर है ना, और ये बन जाएगा इधर R2 आपका, ये आ जाएगा, और ठीक है, इतनी बात है। अब समझ लीजिए इसके अंदर, तो ये नॉर्मल का ड्रॉ करके सेंटर ले लिया, जो भी स्पेरिकल सरफेस है, स्पेरिकल सरफेस का नॉर्मल कहां से पास करता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करता है, बात क्लियर है, हाँ या ना। तो नॉर्मल ड्रॉ किया एम के ऊपर, तो ये कहां से जाएगा, C1 से, ये C1 यहाँ, और इसका नॉर्मल ये C2 से। अब इस लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपन अज्यूम कर रहे हैं N2, लेंस जिस मटेरियल से बना हुआ है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपन क्या मान लेते हैं N2, और लेंस जिस मीडियम में रखा हुआ है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपन क्या अज्यूम कर लेते हैं N1। क्या इतनी बात क्लियर, ठीक है। यानी जो N2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का लेंस किस में रखा हुआ है, N1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले मीडियम में रखा हुआ है। अब आगे चलिए, अपने क्या किया, इसकी प्रिंसिपल एक्सिस पे एक ऑब्जेक्ट को अज्यूम कर लिया, इससे दो रे निकालेंगे, एक रे निकाली जो इसके ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगी, और जो रे ऑप्टिकल सेंटर से पास करती है वो अनडिवाइडेड ही पास सीधी निकल जाएगी। एक रे अपन लेके जा रही ये वाली OM, ये यहां जाके इंसिडेंट होगी, यहां जाते मीडियम चेंज हुआ डायरेक्ट टू डेंसर, तो ये क्या होगी, टुवार्ड्स नॉर्मल बैंड हो जाएगी, टुवार्ड्स नॉर्मल क्या होगी, बैंड होगी, यानी ऐसा इधर आएगी, उसके बाद ऐसे आई, उसके बाद फिर से। अब देखिए फर्स्ट जो सरफेस है वो इमेज कहां ड्रॉ करना चाहता है, इस आई के, ये आई डेस इमेज है किसकी, पहले वाली सरफेस की, लेकिन दूसरा सरफेस यहाँ बेटा ये बोल रहा है मैं भी तो मेरा काम करूंगा, तो इसने क्या किया, सेकंड सरफेस ने यहाँ जैसे लाइटें बाहर निकल रही है डेंसर टू रेयर में जाएगी, तो वापस से अवे फ्रॉम नॉर्मल, देखो ये नॉर्मल से अवे जाके मतलब यहाँ इमेज बनेगी, यानी फाइनल इमेज कौन बना रहा है, फाइनल इमेज सेकंड सरफेस जो ADC वो ड्रॉ कर रहा है, और कहां ड्रॉ कर रहा है, आई के ऊपर, ये आई इज द फाइनल इमेज, तो V होगी डिस्टेंस ऑफ फाइनल इमेज, V डेस ये हो जाएगी डिस्टेंस ऑफ इस इमेज I डेस जो फर्स्ट सरफेस बना रहा था, और U ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अब करना कुछ नहीं, आपको दो बार रिफ्रैक्शन एट स्पेरिकल सरफेस का जो फॉर्मूला होता है अभी आगे वो भी आने वाला है, कौन सा वाला, ये वाला फॉर्मूला, N2/V माइनस N1/U इज इक्वल टू N2 माइनस N1/R का फॉर्मूला अप्लाई करना है, एक बार फर्स्ट सरफेस के लिए और एक बार सेकंड सरफेस के लिए अप्लाई करना, और कुछ नहीं करना इससे ज्यादा। बाकी थ्योरी मैंने यहाँ नीचे लिखी है, थ्योरी आप पढ़ लेना, कंसीडर लेंस वगैरह इसमें सारी बातें। तो फर्स्ट मैं बात करूं किसके लिए, सरफेस ABC ये वाली और ये ADC, दोनों सरफेस के लिए, दोनों के लिए दो बार अपन रिफ्रैक्शन एट स्पेरिकल सरफेस का जो फॉर्मूला होता है वो अपन अप्लाई करेंगे। चलिए आ जाइए, इसमें एक बात, तो चलिए सारी बातें, तो ये फॉर्मूला दो बार अप्लाई करेंगे, यहाँ पे ये सारी बातें। तो N2/V, N2 इसको आप यूं याद रखिए, N2 क्या होता है, N2 मतलब ये देखिए आपका ये स्फेरिकल सरफेस, इधर डेंसर मीडियम था N2, इधर रेयर मीडियम था N1, ये फॉर्मूला अभी ड्राइव आगे करने वाले हैं। N2 उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसमें लाइट जा रही है, और N1 उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इससे लाइट आ रही है, इसको ऐसे याद रखना, कोई गलती होने वाली नहीं है। तो पहली सरफेस N2/V, तो पहली सरफेस इमेज कहां बना रहा है, आई डेस पे, तो उसका डिस्टेंस क्या लेंगे, V डेस, N1/U U ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और N2 माइनस N1 पहली का रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 हो गया। अब आगे आ जाइए, अब फर्स्ट का जो इमेज है
वो सेकंड का क्या बन जाता है, ऑब्जेक्ट। ऐसी बात पहले भी हो रखी है अपन ने। तो यहाँ पे जो पहली का जो इमेज है आई डेस फर्स्ट सरफेस का, किसका, एबीसी का, वो सेकंड का क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट। तो इसके लिए सेकंड सरफेस के लिए एडीसी के लिए जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस रहेगा वो रह जाएगा, होगा वी डेस, इमेज डिस्टेंस वी रहेगा। और यहाँ पे क्या करना है आपको, N1 L2 को पलट देना, ये याद कर लो आप। तो N1 L2 को पलट देना है। तो यहाँ पे क्या रहेगा, देखिए सेकंड सरफेस के लिए द सरफेस एडीसी विल फॉर्म द फाइनल इमेज आई of point object O. Then for the surface ADC the relation between the object distance V dash ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, देखो पहले का इमेज दूसरे का ऑब्जेक्ट, इमेज डिस्टेंस V एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर R। तो क्या करो इसमें, एक तो N1 L2 को पलट दो, इसका इमेज डिस्टेंस V रहेगा और इसका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या बन जाएगा, V डैश बन जाएगा। बस हो गया। अब इसके बाद करना कुछ नहीं है, दोनों का आप ऐड कर लो, ऐड कर ले। यहाँ से देखो ये N2 बाई वी डैश प्लस N2 बाई वी डैश माइनस कट गया, कैंसिल आउट। या N1 N1 कॉमन लोगे तो N1 1 अपॉन V, ये माइनस 1 अपॉन U बन गया। यहाँ से N2 माइनस N1, और यहाँ से आप इससे माइनस कॉमन लोगे तो ये N2 माइनस N1 और यहाँ बाहर माइनस आ जाएगा। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद ये जो N1 यहाँ था इसको यहाँ डिवाइड में ले गए, तो ये आ गया N2 बाई N2 माइनस N1 अपॉन N1 इंटू 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2। उसके बाद यहाँ क्या करना है, कोई सा भी लेंस हो, चाहे कॉन्वेक्स हो चाहे कॉनकेव हो, अगर आपका ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है तो इमेज क्या बनती है, फोकस पे या फोकल प्लेन में। तो अगर u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इनफाइनाइट करोगे तो इमेज डिस्टेंस कितना आएगा, फोकस के इक्वल आएगा, फोकल लेंथ के इक्वल आएगा। तो यही बात यहाँ लिखनी है कि इफ the object is placed at infinity, u is equals to infinity, the image will be formed at the focus that is equals to v equals to f। तो यहाँ u को करोगे इनफाइनाइट, 1 बाई इनफाइनाइट 0 हो जाएगा और 1 बाई f तो आपका फॉर्मूला ये आ गया। और ये n1 का डिवाइड जब लगाओगे तो n2 बाई n1 और n1 बाई n1 1 हो जाएगा। तो ये आपको मिल रहा है 1 बाई f इज इक्वल टू n2 बाई n1 माइनस 1 इंटू 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2। तो ये हो गया लेंस मेकर फॉर्मूला। इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी आ सकता है जैसे आया 2020 के अंदर, और डेरिवेशन भी आपसे करवा सकता है। लेकिन बुक में जो यहाँ पे लिख के दिया आपको पेपर में वो n-1 दे रखा है। तो इसके लिए क्या करना होगा, अगर मान लीजिए आपको जो लेंस है वो एयर में रखा हुआ है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है, 1 होता है। तो उस केस में आप क्या करो, तो दिस इज लेंस मेकर फॉर्मूला, व्हेन द लेंस इज प्लेस्ड इन एयर तो n1 को 1 अज्यूम कर लो और n2 का आप सिंपल n लिखोगे तो आपको फॉर्मूला ऐसा बन जाएगा। देन लेंस मेकर फॉर्मूला टेक्स द फॉर्म, ये आ गया आपका लेंस मेकर फॉर्मूला। कब है, जब एयर में रखा हो, वेयर यहाँ पे n क्या है, n रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस। तो ये फॉर्मूला स्पेशली एयर के लिए, अदरवाइज n2 बाई n1। n2 अभी न्यूमेरिकल में बताया था, n2 लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, लेंस जिस मेटेरियल से बना है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, और n1 लेंस जिस मीडियम रखा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। अगला क्वेश्चन इसी का जो अटैच था, इफ लोअर हाफ ऑफ द कॉनकेव मिरर इज कवर्ड द साइज ऑफ द इमेज विल नॉट वेरी, साइज में कोई फर्क नहीं होगा, बट द इंटेंसिटी ऑफ द इमेज विल बिकम लेस, थोड़ी चमक कम हो जाएगी, ठीक है, धुंधली दिखाई देगी इमेज, ठीक है। तो ये हो गया आपका 2017 का। आगे आ जाते 2016 के अंदर, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फॉर्मूला के ऊपर सीधा क्वेश्चन क्या बोला है, द रेडियस ऑफ कर्वेचर। मैंने इसमें वो क्वेश्चन हटा दिए है जो बोर्ड एग्जाम 2024 मतलब से हटा रखे हैं सिलेबस से, मतलब जो आपका जो रिवाइज एनसीईआरटी आ रखी है उसमें जो टॉपिक हटा दिए उनके क्वेश्चन मैंने यहाँ नहीं लिए हैं। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 2016 का क्वेश्चन फर्स्ट क्या है, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉनकेव मिरर इज 40 सेंटीमीटर। कॉनकेव मिरर का आपको गिवन है रेडियस ऑफ कर्वेचर, यानी क्या गिवन है, आर गिवन है। डिटरमाइन इट्स फोकल लेंथ, तो ध्यान रखना कॉनकेव बोल दिया है तो कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा, नेगेटिव, तो r माइनस 40 लिखोगे, फोकल लेंथ r/2 तो r माइनस 40/2 माइनस 20 सेंटीमीटर, इसका आंसर आएगा माइनस 20 सेंटीमीटर। बात क्लियर। अगला क्वेश्चन, वाई रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप इज सुपीरियर इन कंपेरिजन टू रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप, राइट 2 रीजंस। यानी आपसे बोलना चाह रहा है कि जो रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप है वो अच्छी होती है किसके कंपैरिजन में, सॉरी रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप अच्छी होती है किसके कंपैरिजन, रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप के कंपैरिजन में, या यूं समझिए एडवांटेज ऑफ रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप और रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप, ठीक है। तो देखो मैं यहाँ सिंपल समझाता हूँ, जो रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप है उसमें अपन ऑब्जेक्टिव के लिए क्या यूज करते हैं, मिरर यूज करते हैं, और रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप में ऑब्जेक्टिव क्या होता है, लेंस होता है,
इन दोनों में दिक्कत क्या है? इसमें है ना लेंस में दिक्कत होती है, एक होता है क्रोमेटिक एब्रिएशन। क्रोमेटिक एब्रिएशन क्या होता है? जो अलग अलग कलर है उनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? अलग अलग, तो उनकी बेंडिंग होती है अलग अलग, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है? इमेज ब्लर बनेगी, यानी इसमें क्रोमेटिक एब्रिएशन का जो एक डिफेक्ट है। और दूसरा होता है इसमें स्पेरिकल एब्रिएशन। स्पेरिकल एब्रिएशन क्या होता है कि जो जो रेज यहाँ प्रिंसिपल एक्सिस के पास में, तो उनको बोलते हैं पैरेक्सियल रेज, वो कहीं दूर जाके बेंड होगी, और जो मार्जिनल रेज वो कहीं पास यहीं पे ऐसे बेंड हो जाएगी, तो यहाँ पे भी क्या होगी? इमेज ब्लर हो जाएगी। इसको बोलते हैं स्पेरिकल एब्रेशन। ये दोनों लेंस में पाए जाते हैं, मिरर में ये नहीं होते हैं, तो ये इसका एडवांटेज है। तो यहाँ पे मैग्नीफाई, अच्छा इसमें न्यूमेरिकल और अटैच है भाई, राइट टू रीजंस, उसके बाद इसमें न्यूमेरिकल और दे रखा है। मैग्नीफाइंग, पहले ये पढ़ते हैं थ्योरेटिकल, न्यूमेरिकल भी पढ़ लेंगे उसके। तो यहाँ पे आंसर, एडवांटेज ऑफ रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप, ठीक है, एज द ऑब्जेक्टिव इज ए मिरर एंड नॉट ए लेंस, इट इज फ्री फ्रॉम क्रोमेटिक एब्रेशन। कौन? रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप, जो मैंने बता दिया। फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड इमेज ऑफ ए व्हाइट ऑब्जेक्ट। उसके बाद सेकंड, द यूज ऑफ पैराबोलॉइड मिरर रिड्यूस द स्पेरिकल एब्रेशन, फॉर्मेशन ऑफ नॉन पॉइंट ब्लर्ड इमेज। और उसके बाद देखिए, ए मिरर रिक्वायर्स लेस ग्राइंडिंग। मिरर को देखो बनाना आसान है, डिफिकल्ट मतलब इजी टू मैन्युफैक्चर। मिरर की कॉस्ट भी कम होती है, यानी ये क्या चीप पड़ेगा, ठीक है, मतलब सस्ता पड़ेगा आपको मिरर। लेंस महंगा पड़ता है, ये भी इसके एडवांटेज हो जाते हैं। अब इसमें न्यूमेरिकल और दिया है। न्यूमेरिकल क्या बोला है? मैग्नीफाइंग पावर ऑफ ए टेलीस्कोप इज 8, यानी एक टेलीस्कोप की आपको क्या गिवन है? मैग्नीफाइंग पावर m की वैल्यू गिवन है 8। व्हेन इट इज एडजस्टेड फॉर पैरेलल रेज। पैरेलल रेज मतलब रेज कहां जाके मीट होगी? इनफाइनाइट, यानी इमेज कहां बनेगी? इन्फिनिटी के ऊपर, यानी ये आपका हो गया नॉर्मल एडजस्टमेंट वाला केस हो गया, ठीक है। द डिस्टेंस बिटवीन आईपीस एंड ऑब्जेक्टिव लेंस इज 18, यानी आपको इस केस में मैग्नीफाइंग पावर दे रखी है और दोनों लेंस के बीच का डिस्टेंस दे रखा है। डिटरमाइन द फोकल लेंथ ऑफ बोथ दी लेंसेज, यानी अपने को यहाँ पे ऑब्जेक्टिव और आईपीस लेंस की फोकल लेंथ फाइंड आउट करनी है, एफ नॉट और एफ ई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, यही बात है। तो आ जाइए, एम दे रखा है और एल गिवन है, तो क्या होगा? तो देखिए यहाँ पे नीचे इसका सॉल्यूशन, मैग्नीफाई पावर m और l। m क्या होता है? एफ नोट बाई एफ ई की वैल्यू गिवन है, तो यहां से एफ नोट बाई एफ ई 8, अपन मैग्नीट्यूड की बात करने वाले, तो यहां से एफ नोट की वैल्यू अपन क्या लिख सकते हैं? 88, रुकना एक बार। उसके बाद l गिवन है, तो ये रुकना m गिवन है ये, और l गिवन है ये, तो यहां से अपन f नोट क्या लिख सकते हैं? 8 टाइम्स ऑफ f। इससे ये l होता है, l क्या होता है? f नोट प्लस f ही होता है। तो आप दोनों को सोल्व जब करोगे तो f ही, यहां से दो इक्वेशन बन गई, एक तो ये वाली और एक ये वाली, दोनों को सोल्व कर लो तो आपको f नोट कितना मिलेगा? f ही मिल रहा है 2 सेंटीमीटर। देखो ना यहाँ से भाई, f नोट की जगह क्या रख दो? 8f ही, 8f प्लस f ही 9f ही, तो f ही क्या आएगा? 2 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ ऑफ आई पीस कितनी हो गई? 2 सेंटीमीटर। अब फोकल लेंथ ऑफ आई पीस 2 सेंटीमीटर, तो ऑब्जेक्टिव क्या होगी इसकी? 8 टाइम्स हो जाएगी, तो 16 सेंटीमीटर होगी। फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव 16 सेंटीमीटर एंड फोकल लेंथ ऑफ आई पीस विल बी 2 सेंटीमीटर। बात क्लियर है? आगे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड यहाँ पे, डिस्क्राइब द कंस्ट्रक्शन ऑफ ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंस्ट्रक्शन के बारे में बताना भी है। ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर इट्स टोटल मैग्निफिकेशन, ये अपने कर लिया। ड्रॉ रे डायग्राम फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कंपाउंड माइक्रोस्कोप, अपने कर लिया। तो कंस्ट्रक्शन के बारे में क्या बताना है? इसमें 2 लेंस होते हैं, एक ऑब्जेक्टिव और एक आईपीस, ये बताना है। तो ये बात आपको एक्स्ट्रा इसमें और बता देंगे। बाकी कहाँ मिलेगा आपको? सी बोर्ड एग्जाम 2022 क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन आंसर। कंस्ट्रक्शन में 2 लेंस है, ऑब्जेक्टिव और आईपीस, ये आप यहाँ पे पढ़ लेना, आपको समझ में आ जाएगा। आगे आ जाइए, नेक्स्ट बोर्ड एग्जाम 2015 में अपन आ जाते हैं। बोर्ड एग्जाम 2015 का जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो आ जाइए, क्या बोला है? एक तो सिंपल बोला है, राइट द रिलेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u, इमेज डिस्टेंस v एंड फोकल लेंथ f फॉर ए कॉनकेव मिरर। ये फॉर्मूला बताना है 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f, ठीक है। आगे आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड, व्हाट विल बी द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए कॉनिकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। कॉनिकेव मिरर की बात कर रहा है, तो उसका क्या गिवन है आपको? रेडियस ऑफ कर्वेचर
फोकल लेंथ गिवन है 10 सेंटीमीटर -10, रेडियस पूछ रहा है तो r होगा 2 टाइम्स ऑफ फोकल लेंथ, तो माइनस का 20, यानी इस फॉर्मूले से कई बार बोर्ड में न्यूमेरिकल पूछे हुए, देखो छोटे छोटे, -20 सेंटीमीटर, सिंपल फॉर्मूला r 2 टाइम्स ऑफ f, फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल। आगे डिफाइन द फॉलोइंग, टीआईआर अपन ने कर लिया, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कर लिया। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, जब लाइट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर देन इट्स डेविएट फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ, ये क्या होगा, बेंडिंग ऑफ लाइट ही क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है। तो यहाँ बुक की लगी हुई केस लिख के ना एग्जाम में देख लीजिए, ये अपन ने कर लिया ना टोटल, तो टीआईआर तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, the phenomena of the change in the path of light as it passes obliquely means तिरछी from one transparent medium to another is called diffraction of light। ये हो गया आपका डेफिनेशन TIR। उसके बाद यहाँ से जो डेरिवेशन वो जो भी काम आता है लेंस मेकर में जो फॉर्मूला काम में आ रहा था, ये वाला डेरिवेशन भी आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। मैं बोल रहा हूँ अगर आप ये सारे क्वेश्चन करके जाओगे तो एग्जाम में कोई बड़ा क्वेश्चन आपका यहाँ से गलत होने वाला नहीं, इन्हीं में से कोई रिपीट होगा, आपके सामने बोर्ड में रिपीट होते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन फॉर ड्रॉ ए रे डायग्राम फॉर रिफ्रैक्शन एट ए स्फेरिकल सरफेस सेपरेटिंग टू मीडिया, यानी आपको रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस का डायग्राम ड्रॉ करना है। इसमें एक तरफ मीडियम कुछ डेंसर अज्यूम कर लो, एक तरफ रेयर मीडियम अज्यूम कर लो, ठीक है, टू मीडिया। फॉर रिफ्रैक्शन एट ए स्फेरिकल सरफेस ड्राइव द रिलेशन, ये जो रिलेशन है n2 by v माइनस n1 by u इज इक्वल टू n2 माइनस n1 by r इन देखो यहाँ पे इनका सबका मतलब गिवन है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u, इमेज डिस्टेंस v, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडिया n1 n2 एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर r। तो मैंने क्या किया, ये डायग्राम ड्रॉ कर लिया, ये मान लो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, लाइट आर पार जा सकती है, एक तरफ मीडियम 1 अज्यूम कर लिया, एक तरफ मीडियम 2 अज्यूम कर लिया, एक तरफ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप n1 अज्यूम कर लो, इसको रेयर बोल दो, एक तरफ n2 अज्यूम कर लो, उसको डेंस क्यों बोलोगे, क्योंकि जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है वो होता है डेंस मीडियम। तो यहाँ मैंने अज्यूम कर लिया n2 इज ग्रेटर देन n1। अब ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इसकी इमेज ड्रॉ करनी है, इसे 2 रे निकालिए, एक रे सीधी जाएगी जो सीधी निकल जाएगी और एक रे लेके जाइए, यहाँ मीडियम चेंज होगा तो ये ऐसे नॉर्मल की ओर, ये नॉर्मल बन जाएगा। नॉर्मल कहां से पास करेगा, स्फेरिकल सरफेस का नॉर्मल सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगा, तो सी बन गया और ये टुवार्ड्स नॉर्मल बेंड होके ये फाइनल दोनों रे कहां मिले, यहाँ पे, तो ये बन गया इसका इमेज बन गया। तो ये बन गया v ऑफ इमेज डिस्टेंस, ये बन गया u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और ये c और ये डिस्टेंस क्या बन जाएगा आपका r रेडियस ऑफ कर्वेचर बन गया। अब इसका वैसे तो एपरेचर स्मॉल है तो आप इसे np को ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन अज्यूम कर सकते हो, या आप यहाँ से ये नॉर्मल ड्रॉ कर लो, एनएम यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया, ये एंगल आप अल्फा जूम कर लो, ये बीटा और ये गामा जूम कर लीजिए। अब आपको क्या करना है, n2 ये इमेज रिलेशन फाइंड आउट करना। तो यहाँ मैं सीधा बताता हूँ आपको, यहाँ पे लगाना, देखिए जो थीटा बने, ये ट्राइंगल जो कौन सा, इसको बोले एनएम बोलो, जो भी ओएमएन कुछ बोल दीजिए, इसका एक्सटर्नल एंगल है तो क्या होता है, ये थीटा 1 आपका इन दोनों के सम के इक्वल होगा और सिमिलरली गामा प्लस थीटा 2 बीटा के इक्वल आएगा, ये निकाल लीजिए। तो यहाँ पे सारी बातें थ्योरी लिखी हुई, थ्योरी क्या डायग्राम पूछा बस सीधा यहाँ पे, ये ड्रॉ एनएम अल्फा बीटा गामा बी एंगल से एस वन वो फिगर। तो यहाँ थीटा 1 क्या हो जाएगा, ट्राइंगल इन ट्राइंगल एनो से थीटा 1 इज एन एक्सटर्नल एंगल, देयरफॉर थीटा 1 अल्फा प्लस बीटा होगा और गामा प्लस थीटा 2 क्या हो जाएगा बीटा, तो थीटा 2 यहाँ से बीटा माइनस गामा आ गया। उसके बाद यहाँ पे जो रेज है ना वो क्या है, पैरेक्सियल मींस इसका एपरेचर स्मॉल होगा, एपरेचर स्मॉल होगा इसका मतलब ये है कि अल्फा बीटा और गामा वेरी स्मॉल एंगल रहेंगे। तो इसको अपन ऑलमोस्ट क्या अज्यूम करेंगे कि एंगल अगर छोटा है तो tan अल्फा को ऑलमोस्ट अपन अल्फा राइट कर देंगे। तो ये सारी बातें यहाँ आप लिखोगे तो आगे आ जाए। डायग्राम मैं बार बार ऊपर नहीं कर पाऊंगा तो यहाँ समझा देता हूं मैं आपको। सपोज ऑल दी रेज आर पैरेक्सियल देन दी एंगल्स थीटा, थीटा 2, अल्फा, बीटा एंड गामा विल बी स्मॉल। अल्फा को आप ऑलमोस्ट tan अल्फा जूम करो। अब tan क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहां से देखो मैं ये बता दूं, एक बार tan अल्फा निकालना है यहाँ से, एक बार tan बीटा निकालना है, एक बार tan गामा निकालना है। तो क्या होगा, सब में परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये करना है। तो यहां से फिर आपको अल्फा बीटा की गामा की वैल्यू मिलेगी। तो ये अल्फा निकाल लिया, बीटा निकाल लिया गामा ट्राइंगल से, और P इज क्लोज टू M बोलना है। तो NM को OM को लगभग OP के इक्वल लेना है, OM को लगभग OP के इक्वल लेना है कि M इज वेरी क्लोज टू P। ठीक है, तो यहां से आप अल्फा बीटा गामा निकाल लेना, आगे बात समझ में। उसके बाद आपको लगाना है स्नेल्स लॉ लगाना है। स्नेल्स लॉ कैसे अप्लाई, जहां भी रिफ्लेक्शन होगा वहां क्या काम करेगा, स्नेल्स लॉ काम करेगा। कैसे लगाते हैं,
लाइट यहां से यहां जा रही है तो यहां का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इंटू यहां का साइन, ये θ1 ये होता है ना यहाँ पे, ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है, और इक्वल टू n2 साइन θ2 आ जाएगा, तो ये लगाना है। फिर θ1 θ2 स्मॉल एंगल है, तो देखो यहाँ पे फ्रॉम स्नेल्स लॉ लिखा θ1 θ2 स्मॉल, तो साइन को उठा दिया, ये आ गया। अब θ1 θ2 की वैल्यू लिखो अल्फा बीटा गामा के रूप में, और फिर अल्फा बीटा गामा की वैल्यूज पुट कीजिए, एनएम एनएम कॉमन कैंसिल आउट हो जाएगा, ओपी पीसी इन सब की वैल्यूज पुट करोगे विद साइन, विद इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में डिस्टेंस पॉजिटिव, इसके अपोजिट नेगेटिव, तो यहाँ पे ये नेगेटिव बाकी ये पॉजिटिव, ये वैल्यूज पुट करोगे, सोल्व करोगे तो आपको ये मिल गया डेरिवेशन। बात क्लियर है? इसमें एक बात ध्यान रखना न्यूमेरिकल्स के लिए और जो लेंस में फॉर्मूले के लिए, n2 उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसमें लाइट जा रही है, n1 जहां से लाइट आ रही है, ये ध्यान देखो, यहां भी देख लो आप, एक मिनट ठीक है। n2 यहाँ पे क्या देखो, n2 जिसमें लाइट जा रही है, n1 जिससे आ रही है, ध्यान दो, इसमें जा रही है ना, इससे आ रही है, क्लियर। तो ये हो गया डेरिवेशन, ये थे बड़े बड़े डेरिवेशन इस चैप्टर के। 1 घंटा 25 मिनट हो गया अपने को बोलते हुए। चैप्टर बहुत बड़ा, आपको पता है, सबसे बड़ा चैप्टर ये ऑप्टिक्स वाला आपका, इसमें काफी सारा मटेरियल, यहाँ स्क्रीन पे इतना समझाना भी थोड़ा सा मुश्किल रहता है, मेरे को भी जोर आ रहा है, हो सकता है आपको कम समझ में स्क्रीन के ऊपर, लेकिन मैं कोशिश पूरी कर रहा हूँ। वैसे आपको पढ़ा होगा, मेरे हिसाब से आपको समझ में आ ही रहा होगा। फिर भी कोई डाउट होता है मेरे से कमेंट सेक्शन में, व्हाट्सएप, फोन, कैसे आप पूछना वैसे पूछ सकते हो। आगे अपन आ जाते हैं बोर्ड एग्जाम 2014 में, एक न्यूमेरिकल है सिंपल सा, मिरर फॉर्मूले के ऊपर क्या बोला हुआ देखिए, एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 3 सेंटीमीटर, साइज यानी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आपको गिवन है कितना, 3 सेंटीमीटर, प्लेस्ड एट 30 सेंटीमीटर, कहाँ रखा हुआ है 30 सेंटीमीटर, इन फ्रंट ऑफ ए कॉन्केव मिरर, कॉन्केव मिरर के सामने रखा है, ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 40 सेंटीमीटर, यानी उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर आर कितना गिवन है, 40 सेंटीमीटर गिवन है। फाइंड डिस्टेंस एंड साइज ऑफ इमेज, यानी इमेज कहां बनेगा वो बताना आपको, पोजीशन ऑफ इमेज बतानी, इमेज बतानी है, साइज कितना बड़ा होगा वो बताना है, एंड डिस्क्राइब द नेचर ऑफ द इमेज, उसका नेचर क्या हो, रियल है या वर्चुअल, ये भी आपको बताना है। तो इसको सिंपल से आप डायग्राम समझिएगा, एक मिरर है, कॉन्केव मिरर, ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ, ये भी कितने डिस्टेंस पे 30 के ऊपर, ऑब्जेक्ट रियल इमेज के, रियल ऑब्जेक्ट के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव अज्यूम करना होता है। ये एचओ मींस हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट गिवन है, तो फर्स्ट जो गिवन डेटा लिखिए, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट गिवन है 3, ऊपर है तो इसको अपन प्लस, भाई ऊपर अज्यूम करें तो प्लस अज्यूम, हाइट अज्यूम अपने प्लस में कर लिए, है ना, साइन कन्वेंशन, प्रिंसिपल एक्स के ऊपर क्या होगा पॉजिटिव, नीचे क्या होगा नेगेटिव, इधर क्या होता है पॉजिटिव, इधर क्या होता है नेगेटिव, डिस्टेंस है ना, साइड डिस्टेंस कहां से मेजर करते हैं, ऑल डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल ऑफ मिरर, तो ये गिवन है। अब आर गिवन है तो आप फोकल लेंथ निकाल लो, फोकल लेंथ r/2 -20 आ गया। अब आपको फर्स्ट चाहिए इमेज डिस्टेंस, तो लगा दो मिरर फॉर्मूला, यू वी, ये यू की और एफ की वैल्यू पुट कर लो, सोल्व कर लो एलसीएम लेके, ये तो आप सोल्व कर ही लोगे, एलसीएम लेके इसको इससे करोगे मल्टीप्लाई, इसको इससे करोगे और नीचे को मल्टीप्लाई और कर दोगे, दो मेंबर के केस में ऐसा ही करते हैं। तो v यहां से आ गया -60 सेंटीमीटर, माइनस मतलब आपका जो इमेज है वो मिरर के सामने ही बन रहा है, ठीक है। आगे इमेज, उसके बाद आप निकाल लीजिए मैग्निफिकेशन निकाल लो, उसी से आपको मिलेगा हाइट, साइज ऑफ इमेज मिलने वाला। तो मैग्निफिकेशन क्या होता है, -v/u होता है मिरर के लिए, लेंस के लिए होता है v/u और मिरर के लिए होता है -v/u। तो यहाँ v आपने निकाल लिया, u निकाले तो ये आ गया -2 आ गया, यहाँ पे थोड़ा सा ब्लर हो गया, -2 आ गया, क्या आ गया -2 आ गया। अब साइज निकालोगे तो m का एक फॉर्मूला और होता है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो यहाँ से हाइट यानी इसका वैल्यू -2, तो यहाँ से हाइट 2 टाइम्स ऑफ एच ओ, तो -2 टाइम्स, तो ये आ गया -6, माइनस से बता रहे जो इमेज वो कहां बनेगा, बिलो दी प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। अब यहाँ पे नेचर की बात कर रहे हैं, तो नेचर के लिए वही याद करना है किसको, मैग्निफिकेशन को। अगर मैग्निफिकेशन नेगेटिव होता है तो इमेज क्या बनता है, रियल। तो यहाँ पे मैग्निफिकेशन नेगेटिव तो इमेज क्या रहेगा, रियल रहेगा। तो हियर नेचर, यहाँ पे पॉइंट थर्ड बना दो, नेचर, ये नेचर लिखा हुआ यहाँ पे, हियर मैग्निफिकेशन इज नेगेटिव सो इमेज इज रियल, तो इमेज रियल रहेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे, ड्रॉ ए लेबल रे डायग्राम ऑफ रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप, कर लिया अपने। डिड्यूस एन एक्सप्रेशन फॉर मैग्नीफाइंग पावर, ये अपने सारा कर लिया है। सी बोर्ड एग्जाम 2022 क्वेश्चन नंबर 6, ये आपका रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप पूछ रहा है। उसके बाद ये भी बोल रहा है कि राइट टू मेन लिमिटेशंस ऑफ ए रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप
और ए रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप, उसकी क्या कमियां है, किसकी, रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप की, रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप के कमियां तो वही आपके इकोनोमेट्रिक एब्रेशन, ये नीचे लिख के दे दिया, इसको आप पढ़ लीजिए, समझा दिया था मैंने आपको बीच में। आगे आ जाइए क्वेश्चन नंबर बोर्ड एग्जाम 2013 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, डिफाइन फिनोमेना ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, कर लिया अपन ने। अब ये मैथ्स कॉलम है, कॉलम फर्स्ट में कुछ फॉर्मूले गिवन और कॉलम सेकंड नाम दे रखे हैं। तो ये क्या हो गया, म्यू इज इक्वल टू, म्यू होता है देखो म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, आंसर दिखाते हैं म्यू से, तो ये किसका फॉर्मूला है, टीआईआर का फॉर्मूला है। ये किसका फॉर्मूला है, स्नेल्स लॉ का फॉर्मूला है। ये किसका फॉर्मूला है, प्रिज्म का फॉर्मूला, कर तो लिया अपन ने। तो ये मैथ्स कॉलम का सवाल हो गया क्लियर, नीचे नीचे लिख के दे भी रखा है। अगला क्वेश्चन नंबर थर्ड, ड्रॉ ए रे डायग्राम फॉर इमेज फॉर्मेशन बाय ए कॉनकेव मिरर एंड एस्टैब्लिश रिलेशन बिटवीन द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u, इमेज डिस्टेंस v एंड फोकल लेंथ। ये अपने कर लिया 2023 का क्वेश्चन नंबर सेकंड, ये तो था ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्थ, ड्रॉ ए रे डायग्राम फॉर ए कॉनकेव मिरर, दोबारा कोई बात नहीं, एंड प्रूव द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर इज हाफ ऑफ इट्स रेडियस ऑफ कर्वेचर, कर तो लिया f इज इक्वल टू r बाई 2 2022 के अंदर। बोलो क्लियर है कि नहीं, हो गया। आगे इसमें एक क्वेश्चन और अटैच में, राइट नहीं व्हेन, अच्छा राइट मिरर इक्वेशन फॉर कॉनकेव मिरर, मिरर इक्वेशन क्या होती है 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, हो गया 15 में बोल रखा था। आगे इसमें एक क्वेश्चन और है, इसमें अटैच है, क्या बोल रखा है, व्हाट इफेक्ट अकर्स नहीं व्हेन लाइट एंटर्स फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडिया, what effect occurs on the value of wavelength and frequency of it। तो देखिए बच्चों क्या होता है, फ्रीक्वेंसी डिपेंड करती है सोर्स के ऊपर, मीडियम चेंज होने पर फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है, हाँ जो वेवलेंथ है और वेलोसिटी मीडियम पे डिपेंड करती है, वो चेंज हो जाएगी। अगर आपकी लाइट रेयर से डेंसर में जा रही है तो वेवलेंथ डिक्रीज हो जाएगी, स्पीड डिक्रीज हो जाएगी, जबकि फ्रीक्वेंसी रिमेन सेम रहेगी। तो ये यहाँ पे आंसर है, व्हेन लाइट एंटर्स फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडिया देन वेवलेंथ डिक्रीजेस and frequency remain same because frequency depend on the source of light। ये मीडियम पे डिपेंड नहीं करती है, क्या, फ्रीक्वेंसी। क्या बात क्लियर है। तो ये आपके क्वेश्चंस कंप्लीट है, मैंने टाइम लगाया 1 घंटा 31 मिनट पिछले 11 साल क्वेश्चंस के अंदर। अगर आप ये सारे क्वेश्चंस करके जाते हो तो बोर्ड का न्यूमेरिकल गलत नहीं होगा, बड़ा क्वेश्चन गलत नहीं होगा, और ऑब्जेक्टिव भी कहीं इन्हीं से कुछ छोटा मोटा न्यूमेरिकल बना लेगा, f इज इक्वल टू r बाई 2 या मिरर फॉर्मूला, मिरर इक्वेशन क्या होती है, फॉर्मूला बता दो, वो बता दो, ऐसी बातें 1 प्लस d बाई एफ वगैरह, ये हाँ या ना। तो ऑब्जेक्टिव के लिए सारे इसके फॉर्मूले याद कर लीजिए, डेफिनेशन में पूछा डेफिनेशन याद कर लीजिए जितनी भी डेफिनेशन है, और बड़े क्वेश्चन जो रहेंगे वो आपको कोई डेरिवेशन पूछा इन्हीं में से कोई सा रिपीट होगा, ये श्योर है। ठीक है, तो ये थे आपके बोर्ड एग्जाम, मतलब इसके चैप्टर नंबर 9 के पिछले 11 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैंने समझाने की कोशिश की है। फिर भी किसी को डाउट हो तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में जैसे आप पूछना हो पूछ सकते हो। और ये पीडीएफ आपको चाहिए तो इस पीडीएफ के आपको 11 रुपए फोन पे करने पड़ेंगे। फोन पे नंबर है 8058726548 और फोन पे करके मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है 8949327374 पे आप स्क्रीनशॉट भेजोगे, मैं आपको पीडीएफ का लिंक सेंड कर दूंगा। ठीक है, ओके प्यारे बच्चों, धन्यवाद।